चला रहा है। ठीक है, आवाज आ रही? अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो मीडिया क्यूरीज के बारे में ये पढ़ा था भाई कि मीडिया क्यूरीज बेसिकली क्या करती हैं। अभी लैपटॉप्स वगैरह बंद कर दो भाई। हाँ, लिख रहे हो, अगर नोट्स लिख रहे हो तो सेंड। मीडिया क्यूरीज बेसिकली क्या करती हैं? मीडिया क्यूरीज बेसिकली कंडीशन लगाती हैं कि भाई फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप व्यू पे मुझे कुछ अलग व्यू दिखाना है। जैसे हमने उस दिन ये एग्जांपल की थी कि ये मेन्यू बार लैपटॉप पर ऐसे दिखेगा, ठीक है, आवाज ही नहीं आई, या हॉरिजॉन्टल वे में दिखेगा। लेकिन जब ये टैबलेट या मोबाइल व्यू पे आ जाए तो अब ये मेन्यू बार ऐसे नहीं दिखेगा, बल्कि क्या होगा, हैमबर्गर आ रहा होगा। वो जो आइकन आ रहा होता है उसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है। याद आ रहा है? जैसे अगर आप पोकेमोन की ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाओ, जो कि लग चुके हैं, उसके नहीं लगे भाई, पता नहीं क्यों था। ठीक है ना? तो अब इसको अगर आप इंस्पेक्ट करो, क्या करो, इंस्पेक्ट शरीफ करो। और इंस्पेक्ट शरीफ में अभी आप इसका देखो लैपटॉप व्यू। क्या देखो? लैपटॉप व्यू में देखो मेन्यू कैसे आ रहा है, ऊपर रो में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं टैबलेट व्यू में आता हूं तो क्या हो जाता है, यानी अभी हम इस मेन्यू पे गौर करें, सिर्फ ये वाले पे, होम, पॉकेटैक्स, वीडियो गेम्स वगैरह। जब ये लैपटॉप में ऐसे आ रहे हैं, लेकिन टैबलेट में कैसे आ जाते हैं, मेन्यू बार बन जाता है ब्लैक कलर का, ऐसा दिख रहा है। पूरा एक तरह का एचटीएमएल कंटेंट ही चेंज हो गया। क्या हो गया भाई? छोड़ो ना, क्या हो गया, वो उसका जो चेंज हुआ वो छोड़ो, ये देखो क्या चेंज हुआ, ये बोल ही नहीं रहे। एचटीएमएल कंटेंट चेंज हो गया। क्या हो गया भाई? क्यों, कैसे चेंज हुआ भाई? 6 के 6 मेन्यू सीधे सीधे आ रहे थे, अब वो पूरे जो है ना 6 के 6 मेन्यू एक मेन्यू के अंदर बंद हो गए। ऐसा है? और उस मेन्यू का अभी बाहर सिर्फ आपको हैम बर्गर आइकन दिख रहा है। इस आइकन को बोलते हैं हैम बर्गर। क्या बोलते हैं? मतलब बर्गर की तरह ना। बर्गर में क्या होता है, दो बंद होते हैं और बीच में कबाब होती है, तो 3 चीजें होती हैं, तो इस वजह से इसको हैमबर्गर कहते हैं। आप सर्च करो हैमबर्गर आइकन तो इस तरह के आइकन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बहरहाल अब क्या हुआ, टैबलेट के लिए या मोबाइल के लिए भी देखो तो यही वाला व्यू मिल रहा है आपको। तो इन्होंने क्या काम कर दिया भाई कि जब इन्होंने कंडीशन लगा दी मीडिया क्यूरी के अंदर कि जब मोबाइल या टैबलेट का व्यू हो तो हमें एचटीएमएल का ये वाला कंटेंट दिखाए, जब लैपटॉप वाला व्यू हो तो एचटीएमएल का ये वाला कंटेंट दिखाए। ये कंडीशन इन्होंने लगाई हुई। बात समझ आ रही? क्या कंडीशन लाई कि जब लैपटॉप का व्यू हो तो ये वाला मेन्यू दिखाना है, जब टैबलेट या मोबाइल का व्यू हो तो ये वाला मेन्यू दिखाना है। बस यही मैंने उस दिन आपको करके बताया था। कैसे करा था मैंने, अभी मैं आपको वर्बली भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्या मैंने सिंपली ये किया, बाय डिफॉल्ट ये वाला मेन्यू रखा, यानी एचटीएमएल के अंदर ये वाला मेन्यू रखा, सही है। इसकी सीएसएस नॉर्मली लिख दी, इसको हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, याद है आपको? याद ही नहीं आ रही? फिर मैंने इसको अगली लाइनों में ये लिखा कि मीडिया क्यूरी के अंदर कि जब मेरी जो वेबसाइट की मैक्स विड्थ है, वेबसाइट की वो टैबलेट व्यू, टैबलेट की कितनी है भाई, आवाज नहीं आई, 768, ठीक है। और मोबाइल की मैक्सिमम कितनी है, 425 मैक्सिमम, ठीक है। 320 तो स्मॉल मोबाइल की थी ना, लार्जेस्ट मोबाइल की कितनी है, 425 है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मोबाइल पे जाएंगे क्योंकि सारे मोबाइल्स पे अप्लाई करना है। सिर्फ स्मॉल पे अप्लाई करना होता तो मैं स्मॉल वाले की लिखता, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये कंडीशन, अच्छा उस दिन हमने सिर्फ मोबाइल के लिहाज से किया था वैसे, ठीक है, यानी अपनी वेबसाइट में हमने सिर्फ मोबाइल के लिहाज से किया था, टैबलेट की वजह से नहीं, टैबलेट के लिहाज से नहीं किया था। बहरहाल ये कि मोबाइल के लार्ज पे मैंने कंडीशन लगा दी कि जब मोबाइल लार्ज पे आ जाए तो ये जो मेन्यू बार है हैमबर्गर वाला, इसका मैंने अलग कंटेंट लिख लिया था एचटीएमएल के अंदर। मैंने कहा इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और जो पहले वाला मेन्यू था जो लैपटॉप के अंदर नजर आता है उसको डिस्प्ले नन कर दो। क्या बोला मैंने देखो बाय डिफॉल्ट मैंने ये वाला मेन्यू लिखा हुआ है, मैंने अपने एचटीएमएल के अंदर दोनों तरह के मेन्यूज लिखे हुए हैं। क्या करा हुआ है, आवाज नहीं आई, एचटीएमएल के अंदर देखो उस दिन मैंने लिखा था, ये मैंने W3 स्कूल या कहीं से छाप के लिखा था, याद आ रहा है? ये वाला नैव रोल नेविगेशन डिव आईडी मेन्यू टॉगल, ये हमने कहीं W3 स्कूल वगैरह से छापा था। ये हैमबर्गर वाला मेन्यू है, ये नैव वाला है ना। कौन सा मेन्यू है, बोल ही नहीं रहे। और ये जो डिव है हेडर आइटम, ये वो वाला मेन्यू है, ये प्लेन वाला मेन्यू है, ठीक है, बोल ही नहीं रहे, सही। अब मैंने इनिशियली इसको क्या बोला, मैंने इनिशियली बोला
इनिशियली हमें कौन सा दिखाना है लैपटॉप व्यू पे, हेडर मेन्यू या मेन्यू टॉगल? बोल ही नहीं रहे। हेडर मेन्यू वो वाला है जो इस तरह से रो में, और मेन्यू टॉगल हैमबर्गर वाला है, सही। तो इनिशियली मुझे हेडर मेन्यू दिखाना था और मेन्यू टॉगल को डिस्प्ले नन रखना था ताकि ये इनिशियली ना दिखे, ऐसा ही। तो देखो style.css मैंने इसको मेन्यू टॉगल को क्या कर दिया, डिस्प्ले, और हेडर मेन्यू को डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, बात समझ में आ रही? इन दोनों को इनिशियली डिफाइन कर दिया भाई। बाय डिफॉल्ट जो है लैपटॉप व्यू में ही क्या होंगे, डिस्प्ले नन होगा, जो हैमबर्गर वाला मेन्यू है वो नहीं दिखेगा, और जो नॉर्मल मेन्यू है वो दिखेगा, वो डिस्प्ले फ्लैग्स की आवाज, सही। अब मैं आया, मुझे कंडीशन लगानी थी कि जब ये हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू में खुले, किसमें खुले भाई, मोबाइल व्यू में खुले, जिसकी हमें विड्थ पता है, स्टैंडर्ड विड्थ हमने निकाल ली, ठीक है, 425 या जो भी थी, ठीक है। वो हमने यहाँ पर लिखा एड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 426 पिक्सल, ये मोबाइल की हमने विड्थ लिखी थी, सही है। कि जब हमारा वेबसाइट का व्यू किस पे आ जाए भाई, मोबाइल व्यू पे आ जाए, मोबाइल की विड्थ पर आ जाए, तो अब मैंने कर दिया मेन्यू टॉगल, जिसको पहले डिस्प्ले नन किया था। क्या किया था भाई, उसको मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया ब्लॉक, क्योंकि उसको दिखाना है। और किसको नहीं दिखाना, हेडर मेन्यू को। हेडर मेन्यू को मैंने क्या कर दिया, आवाज ही नहीं आ रही है, डिस्प्ले नन कर दिया बेसिकली। बात समझ आई? इससे क्या हुआ था, इससे देखो ये हुआ था, अभी अभी हमारा किस पे खुला हुआ है, बोल ही नहीं रहा, लैपटॉप पे खुला हुआ है। जब मैं इसको मोबाइल लास्ट पे ले जाता हूँ तो देखो क्या हो गया, वो हेडर मेन्यू गया, जो रो वाला था वो गया, और क्या आ गया इसके बजाय, हैमबर्गर मेन्यू आ गया, जो मैंने W3 स्कूल से उठाया था। क्लियर हो गई? बस एक कंडीशन बेस्ड गेम है मीडिया क्यूरी के अंदर। आप हर डिवाइस के लिहाज से, स्पेसिफिकली जिस डिवाइस के लिहाज से आप चाहते हो कि आपका कंटेंट चेंज हो जाए, ठीक है, जिससे पोकेमॉन वेबसाइट ने किया, और बहुत सारी वेबसाइट यही करती हैं नॉर्मली। क्यों? अच्छा, इसकी वजह क्या है कि इसको मेन्यू बार के अंदर डाल दिया, लॉजिकली रीजन समझ में आ रहा है क्या? तो भाई यहाँ पर अगर 7 आइटम्स लिखे तो इस मोबाइल स्क्रीन पर ये 7 आइटम इधर दिखा सकते हो, दिखा तो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, जो कि बिल्कुल विजिबल नहीं होंगे। हाँ, यूआई यूजर इंटरफेस खराब हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स खराब हो रहा है। यूआई यूएक्स, यूआई यूजर इंटरफेस यानी जो दिख रहा है, और यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स कहलाता है। यूजर एक्सपीरियंस यानी यूजर के क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आपकी वेबसाइट को लेकर, वो बेटर होना चाहिए। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे यूज होती हैं। इन दो टर्मिनोलॉजीज की जॉब्स भी आती है सेपरेटली, यूआई यूएक्स डेवलपर। समझ में आ रही? आवाज ही नहीं है। यूआई यूएक्स डेवलपर, उसका काम सिर्फ यूआई बनाना होता है और यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा फंक्शनल काम इतने नहीं करता, वो यूआई यूएक्स डेवलपर बेसिकली होता है। हम आगे बात करेंगे जॉब रोल्स के बारे में। तो ये क्लियर हो गई भाई? आवाज ही नहीं आ रही यार। तो ये बेसिकली मीडिया क्यूरी है। क्या है भाई? आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। अब इसकी डिटेल में मजीद हम नहीं जाएंगे, अब हम चलते हैं आगे। बस इसके अंदर यही पार्ट आपको मेनली समझाना था। एक और चीज भी इसके अंदर है, चलो वो हाथों हाथ लगे, मैं समझा देता हूं। अच्छा, अब आप ये चीज को गौर करो, क्या गौर करो भाई, ये चीज को गौर शरीफ करो। पहले तो हम इसको देखें, ये आपके लैपटॉप है, ये टैबलेट है, अच्छा ये लार्ज है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूं। नॉर्मली मैं इन दोनों डिफ्स के या ऊपर या बाहर नीचे कहीं टेक्स्ट लिख रहा हूं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पी के अंदर लिख देता हूं। किस पे लिख रहा हूं? हेलो वर्ल्ड शरीफ। ओ अच्छा, ये ऑलरेडी अप्लाई हुआ। आपकी वेबसाइट्स में ये जो लाइन है ना मेटा वाली, नजर आ रही? ये अभी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये नॉर्मली अप्लाई हुई भी नहीं होती, ये एडिशनल चीज थी जो भी मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है। यानी नॉर्मली हमने टैग्स में क्या पढ़ा, यही चीजें पढ़ी है ना भाई, क्या पढ़ी? टाइटल और सीएसएस को लिंक करवाना, ऐसा है, और हेड वगैरह यही सब चीजें पढ़ी अगर हम कस्टम एचटीएमएल लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो सीन, अभी देखो सीन। सीन कौन सा, उर्दू का या इंग्लिश वाला? क्यों उर्दू वाला नहीं देख सकते? अगर आपने नॉर्मली अपनी HTML CSS लिखी, जो चीज मैंने अभी हटाई,
ठीक है, वो भी नहीं है आपके पास। सही है, नॉर्मली आपके हेड के अंदर बस ये दो तीन चीजें जो आपने लिंक करवाया है, और क्या था, टाइटल था। सही है, यही चीज है। अब आप देखो आपके लैपटॉप व्यू पे तो सही है, जब आप मोबाइल व्यू पे आ रहे हो, किस पे आ रहे हो, तो क्या हुआ, क्या अप्लाई नहीं हुआ, मीडिया क्यूरी भी अप्लाई नहीं हुई, और है भाई, और क्या चीज नजर आ रही है, सारा टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा नहीं हो गया, बोलो भाई, ऐसा है, बोल ही नहीं रहे यार, ये क्यों हुआ है। अच्छा, मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं हुई, सबसे पहले इसका रीजन देख लेते हैं, क्या मीडिया क्यूरी ऐसे अप्लाई हो रही है, ओहो, इसको अगर हम यहीं से कम करें तो, मीडिया क्यूरी वैसे भी अप्लाई नहीं हो रही, मीडिया क्यूरी, बोलो ना, एक तो दो नुकसान हो रहे हैं, तो मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं हो रही, दूसरा क्या नुकसान हो रहा है कि भाई जब हमारी लैपटॉप व्यू में तो सही है, लेकिन जब हम टैबलेट व्यू में आ रहे हैं या मोबाइल व्यू में आ रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल व्यू का केस है, टैबलेट का भी केस है, मोबाइल व्यू में आ रहे हैं या टैबलेट व्यू में आ रहे हैं, तो हमारा फॉन्ट, हमारा पूरा कंटेंट बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। यानी अगर आपने अभी अपनी पोकेमॉन वेबसाइट बनाई हो, ठीक है, क्या बनाई हुई, और उसके अंदर वो मेटा वाला टैग जो अभी मैंने हटाया वो ना लगाया हुआ हो, तो आप देखोगे कि आपका कंटेंट जो है बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा मोबाइल के अंदर भी, यानी आपको अपना टेक्स्ट देखने के लिए भी बसा होगा जूम करना पड़ रहा होगा। बात समझ आ रही, आवाज ही नहीं आ रही, जबकि आप अगर पोकेमॉन की वेबसाइट देखो, बात समझ आ रही, पोकेमॉन की वेबसाइट देखो, मीडिया क्यूरी भी अप्लाई हो रही है, और साथ में हर टेक्स्ट इतना विजिबल है कि मोबाइल में मैं बगैर जूम करे देख सकता हूं, ऐसा है, बोलो। तो बेसिकली मामला ये है भाई, तो इसका कर्सर पता नहीं कैसे चलता है, छोड़ दे भाई। मामला ये है, एक चीज जो अभी मैंने यहां पर हटाई वो ये चीज थी, क्या चीज थी भाई, क्या है, पढ़ो जरा, मेटा नेम व्यू बोर्ड कंटेंट डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आसान लफ्जों में, ये बेसिकली जब आपका व्यू टैबलेट या मोबाइल पर आ जाता है, तो इसके अंदर इसकी स्केलिंग होती है, उस स्केल में ये 1.0 तक जूम कर देता है कंटेंट को। अब ये 1.0 का क्या रिलेशन है, कितना जूम करता है, ये मुझे भी अभी याद नहीं है ना, आइडिया मुझे, बस इसका ये काम है कि मोबाइल और टैबलेट व्यू पर आपके कंटेंट को जूम कर देता है। क्या कर देता है, जूम कर देता है। आसान लफ्जों में ये समझा रहा हूँ, टेक्निकल इसकी बहुत सारी बातें होंगी, आसान लफ्जों में ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो टैग है ना, अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो और मोबाइल और टैबलेट व्यू के सबसे बेहतर खुलवाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपने लाइन जरूर लिखनी होगी अपने हेड के अंदर, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद और डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। क्या फायदा हो रहा है इसका, दो फायदे, एक तो मीडिया क्यूरी सप्लाई हो रही है, सेकंड जूम हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, इतना जूम होता है कि मोबाइल पर या टैबलेट पर जब बंदा वेबसाइट खोले तो आपका कंटेंट दिख जाए। अब आपने गौर किया था, जब मैं, फिर गौर कर लो, जब मैं इसको हटा रहा हूं तो मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड है, कौन है भाई, इसकी अभी कितनी आ रही है, कितना दूर दिख रहा है नॉर्मल जूम पर, ऐसे ही, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लूं ताकि नॉर्मल जूमिंग पर आ जाए। आप देखो ये है, ऐसा है, ये स्मॉल मोबाइल पे हेलो वर्ल्ड दिख ही नहीं रहा, ऐसा है। अब मैं इस टैग को इनेबल कर रहा हूं, देखो क्या डिफरेंस आएगा, एक मिनट रिफ्रेश करो, वो जूम जो है ना उसके हिसाब से चल रहा था। अब ये क्या बात कर दी है भाई, हेड के अंदर लगा हुआ है वो तो जरूरी नहीं था, आई गेस वो तो जरूरी नहीं था, वो भी जरूरी था क्या, मार के देखते हैं वो भी, मेटा 460 यूटीएफ ये वाला ना, याद तो नहीं पड़ रहा मुझे, ये वाला जरूरी है, चेक कर लेते हैं। नो नो नो, कैसे हो सकता है ये, है भाई, लैपटॉप 1024, टैबलेट, मोबाइल लार्ज, मोबाइल स्मॉल, मोबाइल स्मॉल, थोड़ा बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हम इसके बगैर लिख देते सेम साइज लग रहा है मुझे, है ना,
लेकिन नहीं, अच्छा खासा फर्क दिखना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2.0 करूँ, फिर देखो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेमांटी हो गई। क्या हो गई है? अब आया ना? ये क्यों पहले अप्लाई नहीं हो रहा था यार? हम्म, ब्राउजर शेयर में प्रॉब्लम है। थोड़ा दोबारा ट्राई मारते हैं भाई। जी, मैं वही तो रिसेट कर रहा हूँ बार बार। जूम हो यार, आपका लैपटॉप व्यू यार, मोबाइल व्यू अगेन छोटा आ रहा है। कौन सा वाइट स्पेस? नहीं ना, वो क्यों आ रहा है? जस्ट मिनट, अगर अभी हम इन दोनों चीजों को हटाएं सिर्फ, ठीक है? एक मिनट यार, दूसरे उसमें खोलते हैं। तो नाराज ही होगी, बंद करके भाग गया है। बोला मैं नहीं खेल। चल रहा भाई। अरे यार है, हेलो वर्ल्ड इंस्पेक्ट किया। हम्म, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। सीन पता है क्या है? नहीं बताऊंगा। सीन ये है, सीन, आवाज ही नहीं आ रही। ये है कि अगर आप ऑलरेडी इसको मोबाइल व्यू पे खोलोगे, पहले से मोबाइल व्यू पे खोलोगे, तो ये फिर उस विड्थ का आपको दिखा रहा होगा। यानी अभी हमने क्या किया था इसको, अगेन मोबाइल व्यू पे आ गया था। किस तरह मैं इसको बाय रीसेट करके दिखाऊं यार? अजीब भी मंडी कर रहा है। फिट टू विंडो क्या है? तो ये चल रहा है मोबाइल। अभी किस तरह ये जूम आ गया था? हमने क्या किया था यार? इसको अगर मैं आपको W3 स्कूल से दिखाऊं थोड़ा, क्या कहते हैं इसको, मेटा व्यू पोर्ट टेबल, ठीक है? पता नहीं इसमें क्या ऐसा मामला लग रहा है, मुझे भी समझ नहीं आया। ये देखो आप लोग, जो मैं चीज समझाना चाह रहा था आपको, हियर्स एन एग्जांपल वेब पेज विदाउट द व्यू पोर्ट। बोलो बोलो। मेटा टैग के बगैर जो व्यू हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है, ऐसा है। लेकिन वही सेम पिक्सल, वही सारी चीजें, अगर मेटा पोर्ट के साथ लिख रहा हूँ, मेटा व्यू पोर्ट के साथ लिख रहा हूँ, तो देखो ये डिफरेंस आ रहा है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये ब्राउजर का मामला है या क्या है, मुझे अभी ये चीज नहीं दिख रही। अगर हाँ, नहीं नहीं, पैराग्राफ का सीन नहीं भाई। यहाँ कौन सा पैराग्राफ, मतलब इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो? पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक मिनट, इसकी कॉपी पहले बना ले। जी, अकेले अकेले क्यों बोलता है भाई? ये चलो तुम्हारे कहने पे लगा दिया बस। अभी बोलो, कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना वो। कंटेंट जो है ना वो, या तो ये हेड में लग रहा है, नहीं लग रहा? ये तो लग रहा है। ये जूमिंग वूमिंग का कोई सीन है यार, ये ऑटो जूमिंग का, और कभी कभी देखो चल रहा था। जी, प्रॉब्लम कर रहा है। बट ये अगर नॉर्मली मोबाइल व्यू पे खुद ही खुलेगा ना, जैसे मोबाइल से अगर मैं खोलूंगा ना यही वाला व्यू, तो ये ऑलरेडी इसको जूम कर चुका होगा, सही ना? यहाँ लाइव एग्जांपल में अभी क्यों ये शो नहीं हो पा रहा, इसका रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इन्होंने अगर इसमें दिखाया हुआ तो इससे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये तो उन्होंने डायरेक्ट खोला हुआ। अच्छा, इसको चेक कर लो जरा, ये व्यू पोर्ट में खुला हुआ है। हाँ भाई, अकेले अकेले क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये लैपटॉप व्यू है, ये टैबलेट, मोबाइल आज इनके पास तो बिल्कुल सही चल रहा है। अबे यार, तो व्हाइट स्पेस के पीछे पड़ गया यार। किससे हो रहा है? बीआर, बीआर से? बीआर हमने कुछ लगाया नहीं, लगाया ना भाई।
है भाई, वाइट स्पेस ग्रे छोटा आ रहा है। एक मिनट देखते हैं किसकी बात कर रहे हो तुम। ये क्यों आ रहा है? अबे हाँ, विद विद का हमने इशू तो नहीं किया हुआ। ये 100 व्यू विद इसकी वजह। हाँ हाँ हाँ, बंदे ने तो काम की बात की है। बंदे ने ये जो टैबलेट की हमने कुछ लगाई हुई थी ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। बंदा तो सही बोल रहा है, बंदा तो सही बोल रहा है, सही सीन है इसका, मतलब ब्राउजर का इशू नहीं, हमारा इशू था। अबे फिर इशू हो गया, ये क्या सीन है यार? अभी भी यार लगी हुई है। अच्छा नहीं, वो रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ। और कोई भी विद लगी हुई, ये जो घटिया सी विद लगाई है ना हमने कोई, ये पेरेंट है कि आ रही है कंटेनर में, देखो घटिया सी विद आ रही है। डिफ कंटेनर, और किधर है कंटेनर? कंटेनर भाई कहाँ मारे पड़े हो? ये देखो, ये हमने फिक्स विद दे देगा ना, इसको दिमाग खराब कर दिया इसका। हो गया सही? बोलो भाई, अब दिखेगा डिफरेंस, अब आएगा ना मजा वीडियो। थैंक यू भाई। अब देखो सीन, अब आई जान में जाने। अब आप सीन देखो, जब मैं व्यू कोड नहीं लगा रहा था, क्या नहीं लगा रहा था भाई? बोल ही नहीं रहे। ये लैपटॉप पे ऐसा है, टैबलेट पे ऐसा है, और स्मॉलेस्ट मोबाइल पे कैसा हो गया? ऐसा हो गया। कैसा हो गया भाई? बोल ही नहीं रहे। ऐसा हो गया, मैला, जौहर का मैला। सही। अब जब हमने इसको इनेबल किया, क्या किया भाई? अब आप देखो जान में जान कैसी है। जान में जान ऐसे है, मतलब ये है कि इसने जितना हमने नॉर्मली पिक्सल लिखा हुआ है उसको 1.0 स्केल के हिसाब से जूम कर दिया। क्या कर दिया भाई? अब ये 1.0 क्या कैलकुलेशन है? आई डोंट नो एंड आई डोंट रिमेम्बर, दोनों। सही। इसकी डीप में अभी आपको जानना है तो खुद पढ़ो, ठीक है। ऐसा जब भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई मोबाइल व्यू में बस ये इस्तेमाल होता है। सही। बात समझ आ रही है भाई? ये एक स्टैंडर्ड चीज थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल व्यू में जब भी आप मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव में गेम खेलोगे, ठीक है, एक तो बसा औकात ये होता है कि हम एडमिन पैनल्स टाइप की चीज बना रहे होते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े टेबल होते हैं, तो वहां पर क्लाइंट रिक्वायर ही नहीं करता कि आप रिस्पॉन्सिव बनाओ, वहां बोलता है बस मुझे लैपटॉप में ये वेबसाइट खुलनी चाहिए। बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही भाई। एक जैसे पोकेमॉन की वेबसाइट है, वो क्या हर यूजर उससे खेलेगा, मोबाइल का यूजर भी, टैबलेट का भी, लैपटॉप का भी। लेकिन एक कुछ होते हैं एडमिन पैनल्स टाइप। एडमिन पैनल्स में बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल सेलानी का वो एडमिशन फॉर्म है। अब जो एडमिशन फॉर्म की यूआई है वो तो हर यूजर आप में से यूज करेगा, मैं भी यूज करूंगा मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे। लेकिन एडमिन पैनल जो होगा, जहां पर वो फॉर्म्स की सारी डिटेल लिख लूंगा, किस किसने फॉर्म भरा है, किस किस को आगे एडमिशन देना है, वो सारी जो डिटेलिंग कर रहे होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वो होगा एडमिन पैनल। क्या होगा? जो यहाँ की मैनेजमेंट देख रही हो। उसके लिए मोबाइल व्यू होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, और प्रेफर्ड भी नहीं होगा। वजह, वजह ही कि उसमें बड़े बड़े टेबल्स हैं। क्या है भाई? बड़े बड़े, यानी इतने, जाहिर है सबकी इंफॉर्मेशन होगी। एक बंदा अगर डाल रहा है, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन में 10-12 फील्ड है, बाप का नाम, एनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, ये वो है, क्वालिफिकेशन, 1000 चीजें, तो वो एक ही फील्ड में दिखाना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। यानी एक बंदे की डिटेल तो आप एक फॉर्म की सूरत में दिखा सकते हो, लेकिन जब 1000 बंदे, 1000 बंदों का मोबाइल व्यू में इस टेबल के अंदर नहीं दिखा सकते। दिखाओगे तो बहुत गंदे यूजर एक्सपीरियंस के साथ दिखाओगे। तो बात समझ आ रही? तो इस वजह से उसको हम डेस्कटॉप पे ही लगते हैं। तो बसा होगा तो अगर रिस्पॉन्सिव की कहीं आपको नीड नहीं है, तो फिर आपको इस टाइप की भी नीड नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही? ना आपको मीडिया क्यूरीज की नीड पड़ेगी, वहां फिर आप नॉर्मली फ्लैक्स या जो आपको समझ में आ रहा है उससे आप काम करोगे। सही। लेकिन अक्सर औकात क्लाइंट साइड की वेबसाइट्स पहले बनती है और वही जरूरी होती है, और एडमिन हर जगह नहीं बनता, क्लाइंट तो हर जगह ही बनता है। सही। तो वहां पर आपको रिस्पॉन्सिव की नीड है, रिस्पॉन्सिव की नीड है। ठीक है, ये बात हो गई, आगे चल। बोल ही नहीं रहे यार। क्या टैग है भाई? मेटा नेम, बोलो। व्यू कोड, कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल्स के, ये याद नहीं करने का, मिल जाता बना बना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? हाँ, सीडी, एलसीडी, या है ना आगे, दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा।
अभी दिखा? अभी और दिखा दो मैं, खोल खोल के। अभी ठीक है। मैं पीछे की आदत अब बनवाना नहीं चाह रहा भाई, अब आगे आगे बैठो और आगे ही सारा कंटेंट जो है ना वो देखो। सही। जब तक देखो पास में अगर हम अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर यूट्यूब पे घर पे पढ़ ले। सही है ना, एक दो बंदे पीछे बैठ के पढ़ेंगे तो वो माहौल नहीं बनेगा, माहौल आगे ही बनेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? माहौल बनना जरूरी पढ़ने के लिए। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम किधर? बूटस्ट्रैप शरीफ पर, ताजीम के साथ। बूटस्ट्रैप बोल ही नहीं रहे यार। बूटस्ट्रैप शरीफ पर। जब मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यानी गूगल में मैंने लिखा बूटस्ट्रैप शरीफ ब्रैकेट में अपने दिल में, सही। और जब मैं पहले लिंक पर आया इसकी वेबसाइट पर, किस पे आया? कितने लोगों ने यूज कर लिया ऑलरेडी? देख लो, कुछ एडवांस लोग होंगे जिन्होंने पहले यूज कर लिया। सही, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, जब मैं आया इसकी वेबसाइट में तो इससे इनिशियली यहाँ पर लिखा हुआ है npm इंस्टॉल npm i bootstrap। ये अभी इस पे गौर नहीं करना, ये बात की चीज है। क्या है भाई? बाद में हम लाजमी पढ़ेंगे, टोपी नहीं है। ठीक है, बोल रहा है टोपी करवा रहा है, इसको समझ नहीं आती है लगता है। ये बात की चीज है, वाकई हम करेंगे इसको आज से 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह रिएक्ट के अंदर। ठीक है, रिएक्ट से पहले इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इस कमांड को। ये क्या करती है इंशाल्लाह, टोपी 2 महीने के लिए। सही। हाँ बोलो। हाँ, नीचे मुंह करके क्यों बोलते, मुंह पे बोलना। अच्छा नीचे आ जाओ। अच्छा, ये बेसिकली है इंस्टॉलेशन का तरीका। थोड़ी सी मैं अपना वर्थ रख दूं ताकि आपको लगे टोपी नहीं करना। ये इंस्टॉलेशन का एक तरीका है जो हम 2 महीने बाद पढ़ेंगे। सही। अभी हम इस तरीके में जा रहे हैं जिससे हमने सीएसएस को लिंक करवाया था। क्या करवाया था भाई? बोल ही नहीं रहा। सीएसएस को ऐसे लिंक करवाया था, ये तरीका सबको पता है। अच्छा, सबसे पहले बताओ सीएसएस, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आप लोगों से आने के बाद। सीएसएस लिखने के कितने तरीके पता है ना? कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ये सबको पता है। अच्छा, ये भी तो बताओ कि तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका कब बेहतर है, ये पता है? ऑप्शन तो तीनों है। अब सवाल मैं करता हूं कि भाई इनलाइन तरीका मौजूद है, आपने यूज किया अभी तक इनलाइन? कितने लोगों ने यूज किया? थोड़ा थोड़ा यूज किया। सवाल मेरा ये, कोई मुझे डिफरेंस बताना। देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस में क्या फर्क है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि इनलाइन हम एक लाइन में लिखते हैं, एक्सटर्नल अगली फाइल में लिखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कब आप इनलाइन लिखोगे, कब आप एक्सटर्नल सीएसएस लिखोगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। इसका जवाब किसके बाद है? 1 2 3 4। इसका मतलब जिससे हाथ नहीं उठाया उसी से पूछना। चलो ये बताओ, टोपी शरीफ सेकंड रो में। हाँ, ब्राउन टोपी। अरे नहीं, सेकंड रो इधर। तुम कौन से सेकंड रो गए? हाँ, क्या फर्क है? मैं देखो अभी जो मैंने सीएसएस लिखी भाई, ये सारी सीएसएस मैं इनलाइन लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पेरेंट की ये सीएसएस इनलाइन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ या ना, जायज ना जायज? सब पूछो। सिर्फ अगर थोड़ी सी लगानी हो तो फिर लिख सकते हैं, अगर ज्यादा हो। अभी इसके बारे में क्या हुक्म है सर? शरीयत एचटीएमएल इसके बारे में क्या हुक्म लगाती है? थोड़ा सा ही काम हो जाएगा, जैसे भी काम हो जाएगा ना, जायज तो है ना? बोलो भाई। शरीयत एचटीएमएल में, यानी एचटीएमएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। ठीक है, उसको वो वाली शरीयत नहीं ले लेना। सही सही भाई, कोई फतवा आ जाएगा भाई क्या बोल दिया है? तो इसमें ये जायज है। क्या है भाई? जायज है, सही। लेकिन सवाल ये कि प्रेफर्ड क्या होगा? मैं इसको क्लास के अंदर यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस में लिखूं या फिर यहाँ स्टाइलिंग इनलाइन मार दूं? स्टाइलिंग इनलाइन कर दूं? कितने लोग बोलते हैं इनलाइन कर दिया जाए हर स्टाइल को? भारी क्यों होगी भाई? अलग अलग लिखना पड़ेगा, प्लस आपका कोड बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, बड़ा तो होगा ही होगा और लगेगा भी बड़ा गंदा। आप एक हफ्ते बाद देखोगे और उल्टी करके आ जाओगे, ऐसा ही। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन तो इसका मतलब इनलाइन तो बेकार हो गया भाई, खाली भी उन्होंने फीचर दिया। जब बेकार लगता है कोड, क्यों दिया भाई? पिक्चर की वो तो उसके एट्रीब्यूट है ना, विद और हाइट। वो तो इनलाइन सीएसएस थोड़ी है।
वो तो HTML एट्रीब्यूट दिया विद और हाइट का आपको, ठीक है। इसकी अहमियत ज्यादा है सर। इसकी अहमियत ज्यादा है। किसकी इनलाइन की अहमियत ज्यादा है? ऐसा किस किताब में लिखा है? अगर एक्सटर्नल में हमने कोई सीएसएस लगाई हुई है, हाँ जैसे S2 पे, वो तमाम S2 पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एक S2 पे हमने अलग सीएसएस इनलाइन लगाई, इनलाइन लगाई, चलो ये तो एक कॉन्सेप्ट वाइज फायदा नुकसान हो गया, लेकिन मैं एक ऐसी स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ जो इसी डिव पे लगनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेरेंट है, फॉर एग्जांपल एक ही डिव है, अब इसमें इनलाइन मिलाऊंगा तब भी इसी पे लगेगी, एक्सटर्नल लगा रहा हूँ तब भी इसी पे लगेगी। इस सूरत में इनलाइन प्रेफर्ड होगा या एक्सटर्नल? क्यों एक्सटर्नल? इंटरव्यू का सवाल है बेटा, पास हो गए तो जॉब, मतलब इंशाल्लाह कभी होगा तो है। अबे होल्ड लगा रहा हूँ अभी यहाँ, जितना लगा रहा हूँ उसका तो बताओ ना, अलग अलग निकाल लो। मतलब ये तीन चीजें यहाँ पर इनलाइन लगा लूं, सही है ना? 5-6 चीजें हो तब भी ऐसा ही। भाई मुझे इसी पर अगर काम करना है, मुझे इसी पर अगर इसी डिव पर एक खास सीएसएस लगानी है, तो ऑप्शन तो मेरे पास दोनों है ना, इनलाइन या एक्सटर्नल के। बोलो ना, जायज भी दोनों ही है ना। प्रेफर्ड कौन सी होगी? क्यों एक्सटर्नल है? अबे यार भूल जाओ, नहीं है और नहीं है। पूरी वेबसाइट जब से शुरू हुई और वेबसाइट जब तक खत्म होगी, मुझे इस डिव पर एक ही सीएसएस लगानी है, 5 लाइन होगी। एक्सटर्नल लगाऊं इनलाइन लगाऊं? फिर हो गया यार, मैं बोलता रहा हूं मेरे को इसी वेबसाइट, इसी पेज, इसी घटिया HTML एलिमेंट के पीछे पढ़ के इसी की मरकर सीएसएस लगानी है, कुछ कोई और सिनेरियो नहीं है। 5 लाइनों की सीएसएस इसी पे लिखनी है, दुनिया में इसका कोई भाई नहीं है दूसरा। मैं क्लाइंट हुई, मैं क्लाइंट का हूं, आई एम नॉट पेइंग यू। कौन, ये कौन सी किताब में लिखा है? ये होता है मुफ्ती साहब अपने अपने फतवे देते हैं, फिरका वाली होती है। हाँ भाई सर दूसरे कोड भी इसलिए लगाएंगे, दूसरा कोड इसलिए इसमें एडिटिंग कर सके। अरे क्या लंबी लंबी कर रहे हो तुम यार, ये पहली क्लास का सवाल है, तुम आखिरी क्लास में ले रहे हो। क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से? ले भाई अलग ही है, इंटरनल लगेगी भाई। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक्सटर्नल लगनी होती तो इनलाइन को फिर आना ही नहीं था दुनिया में। सीएसएस की दुनिया में आया क्यों जब ये स्टैंडर्ड के ही खिलाफ है? भाई सिंपल सा इसका जवाब ये, अगर एक या दो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है आपने और स्पेसिफिकली उसी एलिमेंट में, जैसे यहाँ सिनेरियो में बना रहा हूँ कि इसी एलिमेंट पे अप्लाई करनी है और कहीं नहीं, और एक या दो सीएसएस की स्टाइलिंग जैसे विद और हाइट या विद और बैकग्राउंड कलर, दो हो गई ना, इतनी तक अप्लाई करनी है, मैक्सिमम 3 भी अप्लाई करनी है, तो आप इनलाइन की तरफ जा सकते हो, तो आप इनलाइन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा की, जैसे अभी मैं बात कर रहा था यार 4-5 स्टाइलिंग्स अप्लाई करनी है इसी HTML एलिमेंट, तो फिर आप इनलाइन पर मत जाओ। यानी बेसिक इसका समरी है कि इनलाइन पर उस वक्त तक जाओ जब तक कि आपकी कंटेंट खराब नहीं होता, HTML आपको दिखने में खराब नहीं लगती, यानी HTML कोड की बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? अभी कोड खराब लग रहा है यार, खुदा कॉपी करो, ये क्या अच्छा लग रहा है आपको? 3 लाइनों में बिगड़ा हुआ, 2 महीने में 2 दिन बाद देखोगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी इतने से कोड को देखने के बाद में। आपको पढ़ना पड़ रहा होगा, हाँ या विद ये है, हाइड ये, बैकग्राउंड, इसके बरक्स अगर सिर्फ क्लास लगी हुई हो तो आपको पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। बात समझ आ रही? लेकिन यही सीएसएस अगर देखो ऐसे लिखी हुई होती तो पढ़ना आपके लिए आसान होता, पढ़ना आपके लिए। यानी एक ही लाइन में सिर्फ विद और हाइट लगी हुई तो आप फौरन पढ़ लोगे, हाँ यार विद इतनी है, हाइट इतनी है, ऐसा है? बोलो यार, 2 दिन बाद भी कोड देखोगे, हफ्ते बाद भी देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 1 से 3, 4, 5, 6 सीएसएस इधर ही लगी हुई हो तो फिर आपके लिए कोड देखने में मसला होगा। बेसिकली इनलाइन और एक्सटर्नल का कोड रीडेबिलिटी से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, सही है ना? आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी कॉन्सेप्चुअली सलीमा ने जैसे कहा कि भाई इनलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये बात भी ठीक है कि इनलाइन पे अगर मैंने क्लास के अंदर पेरेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे पेरेंट में विद लिखी होती 50 VW और यहाँ इनलाइन में आके मैंने विद दे दी कितनी 100 VW, कौन सी अप्लाई होगी? बोली नहीं, 100 वाली पे कौन सी होगी? तो ये भी एक सीन है, सही। लेकिन लिखने के हवाले से बंदा सोचे कि कब कौन सी लिखनी, तो वो मैंने आपको तरीका बताया।
अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों में कैसे फर्क करें, कब इंटरनल लिखनी कब एक्सटर्नल? सही बोल रहे हैं, बोल रहे एक ही पेज पे इस्तेमाल करना हो तो इंटरनल, वरना फिर सही बोल रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। एक वजह ये सही है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप इसको डिफरेंट फाइल्स में इंपोर्ट करवा सकते हो, यानी लिंक करवा सकते हो, ऐसा है, आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन इंटरनल अगर आप बनाओगे तो जाहिर है इसी HTML फाइल की CSS होगी, वो और कहीं तो लिंक नहीं हो सकती। ये बात समझ आ रही, बोल ही नहीं रहे। एक फर्क तो ये भी है, और दूसरा ये भी है, ठीक है, अगर CSS इतनी ज्यादा है कि यार पूरा HTML आपको जब यानी 2 लाख लाइनों के नीचे बात देखना पड़ रहा है, HTML जो HTML की फाइल है और HTML का कोड है वो आपको इतने CSS लिखी हुई है उसमें 1000 लाइनों की, लाख लाइनों की, फिर आपको जाके नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो इस सूरत में प्रेफर्ड ये कि CSS आप अलग बनाओ और HTML अलग बनाओ। कम CSS है, थोड़ी सी CSS है तो वो आप इंटरनल लेके चलो, कोई मसला नहीं, सही है, बोल ही नहीं रहे यार। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए भाई, टाइप तो पता है लेकिन यूज कब किसको करना है ये चीज भी पता हो ना, ठीक है। हम हर जगह एक्सटर्नल लगा रहे हैं, अब इतनी सी CSS लिखनी है उसके लिए भी एक्सटर्नल लगा रहे हैं, भाई क्यों जरूरत है नई फाइल की, एक ही फाइल में कर लो, खत्म, ठीक है, बोल ही नहीं रहे यार। ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं आगे, सही। बहरहाल अब हम जा रहे हैं किसमें, बूटस्ट्रैप पर। किसमें भाई, बूटस्ट्रैप के फजाइल पर आने से पहले, फजाइल बूटस्ट्रैप पर आने से पहले आज हमने इज्तिमा रखा है फजाइल बूटस्ट्रैप का, सही। मतलब ये नहीं पूछोगे बूटस्ट्रैप में क्या डायरेक्ट लंगर पे आ गए, ये तो मसला हमारे यहाँ पे है, जहां लंगर मिला वहां शपाटर। अच्छा, मैं यही चीज देख रहा था अभी 9-10 मुहर्रम आई, तो 10 मुहर्रम की नियाज मैं भी गया था, गया मैं भी, लेकिन मिली नहीं। अब आप सोचो क्यों नहीं मिली। अच्छा, जब मैं रात में 9 मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम की जो रात होती है उसमें महफिल होती है मसाजिद वगैरह में, ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की महफिल, पैगाम करबला की महफिल, ज़ाहिर है जो हमने ये जो अय्याम है इसमें क्या हुआ, इससे क्या दर्स मिलता है, इसकी महफिल भी होती है। उस महफिल में कदम रखने की जगह मेरे को पहली सब में मिल गई, पहली सब में मिल गई, लेकिन लंगर तक नहीं मिला। लंगर में क्या हुआ, आवाज ही नहीं आई। यूं कह लो कि उस गली में चलने तक की जगह नहीं बची। इससे क्या दर्स मिल रहा है? लंगर दो चीजें, एक तो ये कि न्यास नहीं, बिरयानी का कोई फिरका नहीं होता, एक बात तो ये, ठीक है, यानी उसमें हर किस्म का बंदा भी आ जाएगा, ठीक है, जो है वो क्या कहे कि बहुत सारे अकायद का खिलाफ होगा, लंगर के भी खिलाफ होगा, उसके भी खिलाफ होगा, इसके भी खिलाफ होगा, वो भी आ जाएगा। क्या लंगर का, बिरयानी का कोई फिरका नहीं होता, मैं भी खाऊंगा, एक तो ये सी। दूसरा, वो अवाम भी जो तमाम अकायद और नजरिया ठीक लगती है, लेकिन इस चीज में उनको फिक्र नहीं किया जिस चीज का दिन आ रहा है उस चीज का तो हमने दर्स लिया नहीं, लेकिन लंगर के टाइम पहुंच गए। किधर पहुंच गए भाई? अच्छा, लंगर के टाइम भी सिर्फ ठूसने की नियत से पहुंचे। किस नियत से पहुंचे भाई? खाने की नियत से पहुंचे। किस नियत से? अच्छा, मना नहीं है, कोई बंदा अगर सिर्फ खाने की नियत से भी आ रहा है तो सही है। असल नियत क्या होनी चाहिए? असल नियत होनी चाहिए कि बंदा अच्छा खाते हुए भी आपको सवाब, खाना जायज है ना, खाना क्या है? जायज है। हम दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना, ये सवाब तो नहीं है ना, जायज है, लेकिन इसको भी हम सवाब बना सकते हैं। कैसे बताओ? फॉर्मूला नहीं। ईसाले सवाब कैसे होगा? ईसाले सवाब उस चीज का होता है जो एक्चुअल में सवाब हो। जैसे मैं आपकी मदद करूं तो ये सवाब है, अब ये जब सवाब मिला है तो अल्लाह को मैं दुआ करूं कि अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा दे, ये ईसाले सवाब। लेकिन एक्चुअल चीज सवाब तो, अब मैं ठूस रहा हूं, सिर्फ खाना खा रहा हूं, कोई नियत नहीं है मेरी, और मैं बोलूं इसका सवाब किसी को पहुंचा, तो सवाब पहुंचेगा कैसे? सवाब जनरेट ही नहीं हुआ, सही। लेकिन खाना खाना भी सवाब हो सकता है। कैसे? उसकी बैक पर नियत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खाने से पहले ये नियत कर लूं, क्या नियत कर लूं कि अल्लाह ये खाना मैं इसलिए खा रहा हूं ताकि मैं तेरी इबादत पर कुव्वत हासिल करूं, यानी ये खाना मैं इसलिए खा रहा हूं ताकि इससे मुझे ताकत मिले और मैं तेरी इबादत करूं, अब ये खाना खाना बाइस से सवाब हो जाएगा। बस इतना सा एक नियत हल्की से आपने दिल, नियत जबान से भी करना जरूरी नहीं होती, सिर्फ दिल में आपकी नियत हो। खाना खाने से पहले, खाना खाते हुए आपकी ये नियत हो जाए कि मैं या अल्लाह इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा, इबादत तेरी जो है ना, मैं ज़ाहिर है खाना नहीं खाएगा तो इबादत में चुस्ती नहीं आएगी, इबादत में सुकून, नमाज, इतना बंदा अगर भूख लगी भी हो तो नमाज में ही बिरयानी का ख्याल आ रहा हो,
ऐसा है ना। लेकिन बिरयानी खाने से पहले ये नियत कर ले, अल्लाह मैं पेट इसलिए भर रहा हूँ, या पेट से थोड़ा कम खा रहा हूँ, भूख से थोड़ा कम खा रहा हूँ, पेट मतलब अपनी जान इसलिए बना रहा हूँ कि तेरी इबादत में अपना दिल लगा के नमाज पढ़ूंगा, तो ये फिर नियत बायसे सवाब हो जाएगी। ठीक है। अब इसका सवाब हम किसी को, आप अल्लाह से दुआ कर सकते हो, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद मोहतरम को पहुंचे, या फुला फुला मरहूम को पहुंचे। सबसे पहले तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहिए, फिर वसीला देकर तमाम आगे तक ले जाना चाहिए। अब मसला ये है कि नियाज भी जो मामला है उसके अंदर भी लोग अपनी नीयत, अच्छा जो खिलाने वाला है उसका तो सवाब ही सवाब है, ऐसा है ना, उधर भी नीयत तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि नीयत आपकी कोई दिखाने की ना हो, कोई और गलाजत वाली नीयत ना हो, बल्कि नीयत अच्छी हो कि मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। लोगों को खाना खिलाना सवाब है ऑब्वियसली, अहादीस कुरान और हदीस में ये चीजें मेंशन्ड है। तो अब खिलाने की नीयत वो तो सवाब है, लेकिन जो खाने वाला आ रहा है वो कौन सा सवाब कमा रहा है भाई? बात समझ आ रही? एक मिनट, खाने वाला भाई कोई सवाब बोलो, वो सवाब नहीं कमा रहा जब तक कि वो नियत नहीं कर लेता। ठीक है, जब तक कि वो अच्छी कोई नियत, अपनी पर्सनल नियत शामिल ना कर ले। लेकिन फिर भी अगर कोई नियत नहीं भी करता तब भी जायज है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि हमने इन इवेंट्स को सिर्फ लंगर वाले इवेंट्स क्यों बना लिया? आपको पता है रमजान में हमारे यहाँ ताक रातों में जो है ना वो महफिलें होती हैं। अब वो सहरी जो है ना मस्जिद की तरफ से होती है, और जब महफिल स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल तिलावत होती है, हमद होती है, नात होती है, फिर बयान होता है थोड़ी देर बाद। अच्छा, बयान के टाइम पब्लिक बिल्कुल समझ लो जो एंड की पब्लिक है ना उसका 20% 30% बैठा हुआ है, और जैसे एंड होने का टाइम है, दुआ का टाइम, पता है दुआ के बाद टाइट वाला लंगर मिलना है सहरी, तो भाई वो दुआ के टाइम तो रश, वो भाई पूरी मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं। ऊपर सहरी में जाओ तो तू कौन मैं कौन, ये चमाटे पड़ जाए, गुद्दी पड़ जाए भाई, फट्टे हो जाए, ओहो पता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इतनी हद तक आप सोचोगे क्या हो रहा है, मेन्यूज चल रहे हैं व्हाट्सएप पर, फुला मस्जिद में मंदी पकी है, फुला में बारबेक्यू पका है, फुला में दाल चावल है। अबे ओ भाई कसम खुदा की ये हुआ इस बार, हम हैरान रह गए, हमने कहा यार ये हमारी मस्जिद में एक बार मंदी रखी गई, ओ हो रश हो गया, ट्रिपल चौथा कोई, हमने बोला कहां से पता चल गया, हम मस्जिद के अंदर के बंदे, हमको नहीं पता मंदी आज। ओ भाई बाहर के इलाके वालों को वो ऐसी स्प्रेड हुई न्यूज, ओ भाई कम पड़ गई मंदी। और भाई ये चल रहा है, अरे कहां से खुशबू यार, हमको नहीं, हम मस्जिद में बैठे हुए, पकवान वाली नहीं, हमें फिर पता चला कि यार ये वो एक आध बंदा है न्याज का शौकीन, वो मैसेजेस कर रहा है सब व्हाट्सएप। तो बहरहाल ये कि खाना खिलाना एक अच्छी बात है, न्याज एक अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन पर्सनली हमें अपने आप को इस चीज पर पाबंद करना चाहिए कि वो न्याज में हमें आना जाना चाहिए, वो मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो दर्स है ना, असल इस दिन का जो दर्स है, आप उसको भी तो सुनो ना, उसको भी तो अप्लाई करो अपनी जिंदगी में। अब करबला में जो हुआ, 10 मुहर्रम को हुआ, ये सारा मुहर्रम में जो हुआ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस कदर कुर्बानियां दी, और अहले बैत ने किस कदर कुर्बानियां दी, सहाबा कराम ने किस कदर कुर्बानियां दी, क्या क्या किया, उससे आपने क्या दर्स लिया? पहली तो बात आपने सुना या नहीं सुना, सुना तो उसको अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट किया, ये तो दिखाओ। बिरयानी खाने आ गए, दलीम खाने आ गए है भाई, और रात भर दलीम गुड्डू 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 चल रहा होता है, ओ मेरा मौला मौला हुसैन है, ओ भाई चल रहा है, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ये सारी नेगेटिव चीजें नहीं, पॉजिटिव चीजें। लेकिन फिर फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा, ओ भाई फजर की जमात में पास में ही मस्जिद है, चल रहा है अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह, वो सब छोड़ दिया भाई, जमात छोड़ी, फर्ज भी छोड़ दिया। रोजा चलो सुन्नत है ना, ठीक है, सुन्नत या मुस्तहब है, छोड़ देते तो गुनाहगार तो नहीं है, लेकिन फराइज और वाजिबात, जमात वाजिब है, नमाज पढ़ना फर्ज है, आप फर्ज और वाजिबात छोड़ के आपने सिर्फ नफली इबादत पर इक्तफा कर लिया, जिसमें आपको लग रहा है हाँ यार बहुत बड़ा सवाब है। असल सवाब फर्ज और वाजिबात में, अगर नफिल की वजह से आपका फर्ज वाजिब जाता है तो वो नफिल आप नहीं करोगे, ठीक है, बात समझ आ रही? यानी कोई ऐसा बंदा है जो रात जाग रहा है, इबादत कर रहा है, 3 बजे तक इबादत करता है, अब 3 बजे उसको ऐसी नींद आती कि फजर उसकी कजा हो रही, तो उस पर हुक्म होगा भाई तू जल्दी सो, तू रात की इबादत नहीं कर, रात की इबादत जल्दी कर ले, 12 बजे से पहले कर ले, अब सो जा, अब फजर की नमाज के लिए तेरे उठना लाजमी है। नफली इबादत पर फर्ज और वाजिबात को ज्यादा अहमियत है ना यार, वो अगर छूटेगा फर्ज या वाजिबात तो आपसे पकड़ होगी, पूछ गुछ हो सकती है, लेकिन अगर नफली इबादत छूटती है तो उसमें कोई पूछ गुछ नहीं है,
अब दलील जिससे नहीं बनाए तो क़यामत के दिन पूछा थोड़ी जाएगा तूने दलील क्यों नहीं बनाई 10 मुहर्रम को, बात समझ आ रही? लेकिन 10 मुहर्रम को नमाज नहीं पढ़ी होगी तो पूछा जा सकता है, ऐसा है? सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सारे अमाल भी जायज है, यानी जो नमाजें पढ़ रहा है, सारे फराइज वाजिबात अदा कर रहा है, फिर ये ईसाले सवाब की सेटिंग कर रहा है सारी, कि खाना लोगों में तकसीम कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी जायज है, इसमें कोई नाजायज वाली चीज नहीं है। बाद लोग इसमें भी बड़ी पाबंदी लगाते हैं, नहीं नियाज भी हराम है और ये भी हराम है वो भी हराम है। अरे भाई दुनिया में सभी हराम है, तुम ही हलाल हो है। रिसेंटली एक स्कॉलर का मैंने वो बयान सुना कि किसी से सवाल करना ये भी शिर्क है, मतलब आपस में एक दूसरे से मदद मांग लेना ये भी शिर्क है। अरे वो भी शिर्क है भाई, छोड़ा क्या तुमने दुनिया में जो शिर्क नहीं है? मतलब हर चीज ही शिर्क हो गई तो मुसलमान कौन बचा है भाई? सवाल ये। बड़े बड़े स्कॉलर है, माने हुए, मतलब एक स्कॉलर है जिनको दुनिया में सुना जाता है या एटलीस्ट पाकिस्तान में सुना जाता है। तो बहरहाल ये कि कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि इतनी शिद्दत कर जाते हैं ना कि वो इस्लाम में उसका कोई एक तिनका भी नहीं होता बजाय, ठीक है। इसी तरह न्याज को हराम कहने वाले कि यार कह देते हैं यार न्याज ही हराम है। भाई न्याज कैसे हराम हो गई? वो कहते हैं यार इसमें गैरुल्लाह का नाम पड़ा गया, जैसा हमने कहा इमाम हुसैन की न्याज, शोहदा करबला के लिए न्याज, ठीक है। ये इस तरह निस्बत कर दी तो ये निस्बत की वजह से हराम हो गया, क्योंकि कुरान में लिखा है कि वो एक आयत है उहिल्ला ली, कौन सी भाई? उहिल्ला बिही li गैरिल्लाह, ठीक है। इसका जिक्र है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में हराम करदा चीजों के बारे में मेंशन कर दिया। उसके अंदर एक ये लिस्टिंग है कि वो ऐसा खाना कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया, उसका लुग़वी तर्जुमा ये है, ठीक है। तो वो इस आयत के मेंशन में लेते हैं कि यार जिस चीज पर भी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए ना, अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए, वो चीज हराम हो जाती है। अब ये मैंने बोला काशिफ की बोतल, अब ये भी खाने पीने की चीज है, तो उनके नजदीक ये भी हराम हो गई। अरे भाई काशिफ की बोतल का क्या मकसद है? सिर्फ ये मजाजन निस्बत है ना। अब मैं बोलूं यार फुला का बकरा, तो फुला का बकरा हराम हो गया, इसकी कुर्बानी जायज नहीं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? बकरा जो कुर्बान होना है वो तो अल्लाह के लिए कुर्बान होना है ना यार। कुर्बान होना है किसके लिए होना है? बोलो भाई। आप जब ज़िबा करते तो क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह काशिफ माज़अल्लाह। हम क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहा है। तो सिर्फ हलाल होने के लिए ये काफी कि मुसलमान इसको ज़िबा कर रहा है, और ज़िबा करते वक्त क्या पढ़ रहा है? बोल ही नहीं रहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह की रिजा की नीयत है दिल में, और कोई खोट नीयत नहीं है भाई, तो ये अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहा है तो हलाल है। इसी तरह न्याज वगैरह में भी जो जानवर होते हैं वो अल्लाह के नाम पर ज़िबा होते हैं, और सिर्फ ईसाले सवाब, उससे वही मैंने कहा जो सवाब प्रोड्यूस हुआ उसकी बंदे की दिल में नीयत होती है या जबान में वो ले आता है कि फुला की तरफ इसकी निस्बत करो। इमाम हुसैन की न्याज का मतलब ये नहीं कि इमाम हुसैन के लिए या उनके नाम पर ज़िबा हुआ है माज़अल्लाह। इसका मकसद ये कि ज़िबा तो अल्लाह की रजा के लिए हुआ है, अल्लाह के राह में हुआ है, लेकिन इसका जो सवाब प्रोड्यूस हुआ है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचा दे। अल्लाह से दुआ कर दी, दिल में ये नियत कर दी, दैट्स इट। ये ईसाले सवाब या हदीस से बेशुमार हदीस से साबित है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है नियाज का, ये आप लोग समझिएगा। अच्छा, कुरान में जो आयत आई कि भाई वो खाना या वो पीना जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया वो हराम है, तो उस आयत की तफासीर में जाना पड़ेगा। तफसीर में आप जाओ तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही आपको ये मिलेगा कि दैट आइटम कि जिसको ज़बा भी आपने किसी गैरुल्लाह के नाम पर किया हो। कुरान की आयत को बहुत सारी ऐसे आयत है कि डायरेक्ट आप आयत को पढ़ के जाहिरी माना पर अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपने एक गलत मफहूम अखज़ कर लिया। आपको उसकी बैक पर तफासीर में जाना पड़ेगा कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, किनके रद में नाजिल हुई, उस पर जाना पड़ेगा। और उससे आप जब मोतबर तमाम तफासीर, आज की तफासीर नहीं, बहुत पुरानी तफासीर जो उलमा के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, आलिम कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, वहां आप जाके देखोगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। हर तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद वो जानवर है कि जो हराम जानवर है या फिर क्या है जिसका ज़बीहा जो अल्लाह के नाम पर नहीं हुआ। क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे, अब इन आयत का कॉन्टेक्स्ट ये कि जो मुशरिकीन थे वो अपने जानवरों को लात और उज़्ज़ा और ये जो इनके बुत थे उनके नामों पर ज़िबा करते थे। बिस्मी लात, बिस्मी उज़्ज़ा, इस तरह के अल्फाज कहते थे। मफ़हूमन अर्ज कर रहा हूँ, तो वो इन अल्फाजात के साथ इसको ज़िबा करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो ज़िबा अल्लाह के नाम पर नहीं हुआ तो नाजायज़ ही। आज भी कोई मुसलमान होकर भी अगर छुरी फेरते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना कहे तो वो क्या हो जाएगा? जानवर क्या हो जाएगा? मुर्दार हो जाएगा, वो हराम हो जाएगा। भाई मुर्गी काटने वाला अगर मुर्गी काटते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कह रहा, ठीक है, इसकी केसेस है। अगर मिस्टेकनली नहीं कहा वो एक अलग केस है। मैं कह रहा हूँ जानबूझकर उसने नहीं कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है, एक केस तो फाइनल है कि जानबूझकर उसने कहा ही नहीं और ज़िबा कर दिया बगैर कहे हुए, तो क्या होगा? जानवर हलाल होगा। तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो न्याज के अंदर बेसिक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जानवर हलाल अल्लाह की राह में होता है, ठीक है, और देन उसको क्या करते हैं भाई? ईसाले सवाब के लिए
मतलब दिल में नियत कर लो तो ईसा अल्लाह की रहमत से पहुंच जाएगा, जिसको भी आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ न्याजों में जरूरी नहीं, आपके घर के खानों में भी हो सकता है। आपके घर के खाने में जो भी आपने बनाया उस पर आप नियत कर लो कि फुला फुला, यानी सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में प्रेम के वसीले से तमाम जितने लोग आए हैं, जा चुके हैं, और हमारे खुसूसन जो हमारे दादा दादी वालिदैन में से जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी कर सकते हैं, ठीक है, जो दुनिया में है उनको भी कर सकते हैं। ये भी एक उलमा की राय मौजूद है, सही ना, यानी मैं आप लोगों को भी इस सारे सवाब आप लोगों के अकाउंट में भी दे सकता हूँ, और इससे मेरे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, ये भी मौजूद है, ठीक है ना। दे दिया भाई आपको, जो भी अल्लाह की रहमत से सवाब है, देने में क्या ज्यादा है। तो हम थे नियाज पर, ओ बूटस्ट्रैप पे, किस पे थे भाई, बूटस्ट्रैप पर, सही। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नियाज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं इससे रिलेटेड? नियाज क्लियर हो गया। बिरयानी से रिलेटेड क्या सवाल हो गया है सर? चिकन कितने रुपए किलो चल रही है? अच्छा, अब मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप को, चूंकि एक बूटस्ट्रैप क्या है, लाइब्रेरी है, क्या है भाई, अब जल्दी चलते हैं, क्या है बूटस्ट्रैप? एक, अच्छा, लाइब्रेरी क्या होती है? वो वाली जहां हम जाते ही नहीं है ना, ये वाली लाइब्रेरी कौन सी है? उसका क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। लाइब्रेरी बेसिकली क्या है भाई, हम आप वो वाली लाइब्रेरी में जाके भी क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, उसमें से किसी से फायदा उठा लेते हैं, ऐसा ही है ना। यहाँ पर भी ये है कि इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा कोड जमा है, और उसके कोड को हम किसी छोटी सी चीज से यूज कर सकते हैं, उसके कोड को किसी छोटी सी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई मार्केटिंग करने जा रहा है अपनी, एक लाइब्रेरी आपके भाई ने भी बनाई, रिएक्ट एफबी इमेज ग्रिड, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं लाइब्रेरी की, ताकि आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये मैंने रिएक्ट की लाइब्रेरी बनाई, किसकी है भाई? रिएक्ट, जो हम 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही। इसकी लाइब्रेरी में क्या है, ये देखो, ये इमेजेस दिख रही, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी आ रही, ये कहां देखी आपने इस तरह की? फेसबुक पर। एफबी से आपको समझ आ गया, फेसबुक में क्या लॉजिक है भाई, कि अगर एक इमेज हम पोस्ट करते हैं न्यूज फीड में, तो एक इमेज बड़ी होकर आ रही होती है, याद पड़ रहा है थोड़ा? 2 इमेजेस डालते हो कैसे आती? 2 तो 7 आ रही होती, ऐसा है। 3 इमेजेस डालते हो कैसे आती? एक ऊपर 2 नीचे। अच्छा, ये यूआई चेंज होती रहती है, फेसबुक चेंज करता रहता है, ठीक है ना, कभी फिर अलग कर देता है, 2 ऊपर 1 नीचे, इस तरह की भी करता रहता है। ये मैंने पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। अच्छा, जब 6-7 होती है तो कैसे आती? एक ऊपर 3 नीचे, और आगे में, या फिर 2 ऊपर 3 नीचे, और आखिरी वाली आइटम पर जितनी बच गई होती है उसका काउंट आ रहा होता है प्लस के साथ। यानी अगर 24 पिक्चर है तो ये 5 पहले दिखा रहा होगा, और यहां लिख देगा +19 आखिर में, ऐसा है। और जब +19 पे क्लिक करते हैं तो आगे की फोटोज आ रही होती है, राइट स्क्रॉल करने में, राइट दबाने में, या आगे जाने में, सही है। तो ये बेसिकली पूरी लॉजिक थी ना। अब ये लॉजिक अगर आप लिखोगे अभी जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट के अंदर भी, तो आपको टाइम चाहिए एक कंडीशन लिखने में। तो इस पूरे कोड को मैंने अपने पास लिखा, इसको एक लाइब्रेरी में बंद किया। किस में बंद किया भाई? लाइब्रेरी में बंद किया, और वो लाइब्रेरी दे दी यूजर्स को यूज करने के लिए। अब यूजर को आगे क्या करना है, यानी जो मेरी लाइब्रेरी को यूज करेगा, मेरे इस कोड को यूज करेगा, उसको क्या करना है? उसको बेसिकली मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है अपने पास, ठीक है। सेकंड से इतना सा कोड लिखना है, ये 2 लाइन होगा। एक इंपोर्ट करना है, जिससे अभी हम लिंक करवा रहे हैं ना, क्या करवा रहे हैं? CSS को लिंक करवाते हैं, तो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में हम इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट करवाया मेरी लाइब्रेरी को, मेरी लाइब्रेरी का इतना सा कोड यूज किया, एफबी इमेज ग्रिड, मेरी लाइब्रेरी का नाम लिखा, और यहाँ अपनी इमेजेस दे दी। क्या दे दी भाई? इमेजेस के URL हमने देखे ना, जिस HTML में हम URL दे देते, वो URL यहाँ पर एक URL लिखेगा तो बड़ी होकर दिखाएगी, 2 लिखेगा तो दोनों साथ में दिखा रही होगी, 3 इमेजेस लिखेगा तो किस तरह दिखाएगा? एक बड़ी, 2 नीचे छोटी। ये सारा मेरा कोड पीछे कर रहा होगा, उसको बस इतना सा कोड करना है। लाइब्रेरी का यूज समझ में आया? लाइब्रेरी बनाई मैंने, किसने बनाई? आवाज ही नहीं आ रही, अभी आवाज नहीं आ रही, मैंने बनाई, ठीक है। कोड सारा मैंने झेला। अगले यूजर या आप अगर मेरी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करोगे, आपको सिर्फ कितना लिखना? 2 लाइन होगा। कितना लिखना भाई? काम आसान हो गया ना। ये होता है लाइब्रेरी का काम, कि बहुत सारे कोड को आप एक पैकेज के अंदर बंद करके दे देते हो अगले बंदों के लिए, कि आप इसे इस्तेमाल करके आप अपना काम आसान करो। यही काम बूटस्ट्रैप ने किया है, यही काम बोलिए बूटस्ट्रैप ने किया है। अच्छा, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का तरीका, या वेबसाइट में नीचे आओगे तो इंक्लूड वाया CDN, इंक्लूड वाया CDN, तो ये CDN लिंक्स होंगे। CDN लिंक्स क्या होता है भाई?
ये मैंने यहाँ पर अपने जो CSS का लिंक है उसके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा चाहो तो इसको मैं बताता हूँ कि CSS के नीचे करना ऊपर करना है, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ, लेकिन पहले CDN देख लो। देखो CDN में ये जो URL है ये एट द एंड किसी CSS फाइल का है, ऐसा है। इस URL को अपने पास खोलो, यानी खोलने से मुराद एक किसी वेबसाइट में खोलो, तो देखो CSS की एक फाइल ओपन होगी, कैसा दिया, कौन सी फाइल है, CSS की, ऐसा ही है। देख लो इसमें क्लासेस वगैरह लगी हुई होंगी, लगी है, क्या है कोई क्लास, देखो डॉट के साथ क्या क्या लगा है, डॉट डॉट, ये देखो डॉट H6 दिख रहा है, बोल ही नहीं रहे। मीडिया, मीडिया क्यों दिख रही है, देखो सही है, ये सारी इस तरह से गंदी सी CSS लिखी हुई, ठीक है, बात समझ आ रही भाई। अच्छा ये CSS आप बोलोगे यार इस तरह किसने लिखी होगी, इतना चिपका चिपका के, तो बेसिकली चिपका के लिखी नहीं गई है, ये लिखी तो वैसे ही गई जिससा भी हम लिखते हैं एंड एंड करके नॉर्मल स्पेसिंग है, लेकिन इसको होता है एक मिनिफाई करना, एक टूल होता है जिससे आप हर चीज को एक लाइन में कर देते हो तो आपका कोड छोटा छोटा हो जाता है, तो बेसिकली उसकी केबीज कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है, तो वो इसलिए इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। उस पर अभी गौर नहीं करो, बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि बूटस्ट्रैप ने जो CSS लिखी है, बूटस्ट्रैप ने जो, वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, हमने क्या कर लिया भाई, आवाज ही नहीं आ रही, क्या कर ली, इंपोर्ट कर लिया। अच्छा अब मैंने CSS अपनी CSS के उसको नीचे लिंक करवाया, इसका फायदा नुकसान कोई बता सकता है, हाँ, यानी अगर मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर कोई CSS बनी बनाई उठाई, अब मैं उसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूं, और वो मैंने कस्टमाइजेशन अपनी CSS के अंदर की, वो कस्टमाइजेशन अप्लाई होगी, हो जाएगी, कैसे होगी, आप खुद सोचो, पहले कौन सी CSS लोड हो रही, हमारी CSS, बाद में किसकी हो रही, तो कौन सी सबसे पहले आती है, लेटेस्ट या सबसे पहले वाली, अप्लाई कौन सी होगी, लेटेस्ट वाली। तो इसका मतलब अगर आपने बूटस्ट्रैप का लिंक नीचे रखा हुआ है और अपनी कस्टम वाली को ऊपर रखा हुआ है, तो कस्टम वाली अप्लाई नहीं होगी, तो आप उसको कहां रखोगे, नीचे रखोगे, किधर रखोगे, लेकिन डिपेंड करता है आप कस्टम की अप्लाई किस तरह करवा रहे हो, मसलन अगर डिफरेंट क्लासेस से करवा रहे हो तो अप्लाई हो सकती है, अलग अलग केसेस है, बहरहाल अभी मैंने इसको नीचे रखा, डीप में जाएंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सही, बोल ही नहीं रहे। अच्छा इसके अलावा इससे क्या इंपोर्ट किया भाई, ये क्या है, एक तो इससे CSS अप्लाई किए, ऐसा ही है, दो चीजें इंस्टॉल करने का बोल रहा है, एक तो CSS, दूसरा देखो एक और फाइल है जिसके आखिर में डॉट क्या है, JS है, यानी इसकी कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी आप ले लो, ले लेते हैं, बिल्कुल कॉपी किया, और यहीं पर इसी के नीचे जहां CSS है इसी के नीचे क्या दे दिया भाई, वो लिंक भी दे दिया JS पर। अच्छा JS का लिंक देखो, लिंक के टैग में नहीं बल्कि किसके टैग में, बोल ही नहीं रहे यार, स्क्रिप्ट के टैग में, ठीक है। ये हमने इसकी दो कमांड लाइंस ले ली जिससे वो क्या करेगा, अपनी बूटस्ट्रैप लगाने में इसको आसानी होगी। सबसे पहले हर लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, फिर उसका काम होता है, तो ये अभी हमने पहला स्टेप किया, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, कैसे किया भाई, लाइब्रेरी को, बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज क्यों कम हो गई, क्या किया है, इंस्टॉल किया, सही। अब आते हैं हम काम पर, किस पर आते हैं, बोल ही नहीं रहे, काम पर, काम पर, काम पर, काम पर, हम चलते हैं डॉक्स में। अच्छा ये वाला वर्जन मैंने वैसे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, इससे भी देखो लिंक किया हुआ है ऐसे ही, और स्क्रिप्ट जो है इसने नीचे दी है बॉडी के अंदर, वो क्यों दी है, इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा, सही। फिर टोपी, ठीक है, ये क्या बोला, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पॉपर और JS, पॉपर वॉपर को भी नहीं करना, CDN लिंक्स हो गए, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी मैं कहां गया हूं भाई, डॉक्स में, किधर गया, ठीक है, डॉक्स में गया हूं, किधर गया, डॉक्स में गया हूं। अब ये नेक्स्ट स्टेप्स में क्या बोल रहा है, रीड इंपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट कंटेनर, समझ गए, बॉक्स साइजिंग मैं देखना चाह रहा हूं, जिस तरह हमने चीज देखी थी वो चीज इसके अंदर कहां है, फॉर मोर फॉर स्ट्रेट, समझ गए, गुड। मैं जिस मकाम पर आपको ले जाना चाह रहा हूं उस मकाम को मैं ढूंढना चाह रहा हूं कंटेंट सेक्शन में, लेट्स ट्राई, ओए ये क्या है, इतनी सारी CSS वंस डाउनलोडेड, अबे कंपोनेंट्स किधर पड़े हैं,
किधर है? नीचे ही इसमें आप वो करें। हाँ, लेआउट पे जाए, नहीं सर, नीचे और कंपोनेंट नीचे है। ये है ना सारे, वही तो मैं ढूंढ रहा था किधर गए। यस 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 माय बॉय, यस 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 माय बॉय। हाँ, अब आप देखो सीन, अब आप देखो क्या सीन है। बूटस्ट्रैप का फायदा मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बटन से शुरू करते हैं। किससे भाई? क्या हो गया भाई, जा रहे हो? अच्छा, हमारी दूसरी क्लास, आपकी और उसकी बैच, ठीक है। अब आया बटन पे। किसमें भाई? हमने बटन बनाया, हमने, अब तो बोल रहे हमने बटन बना या, नाम क्लिक मी, किसने बोला है? तुम्हें क्लिक करो, तुम्हारे अंदर है क्या ऐसा? मैंने क्या बनाया? बटन क्लिक हियर। क्या बनाया भाई? इसको नॉर्मल ले आओ लैपटॉप शैपटॉप में। बटन क्या बनाया? बोली नहीं, क्लिक हियर। इस बटन को बूटस्ट्रैप बोल रहा है ये वाली क्लास से दो। एक तो टाइप बटन दो, मेरे ख्याल से वो टाइप देना जरूरी नहीं है। पहले क्लास देकर देखते हैं। क्लास प्राइमरी, क्लास क्या भाई? यानी से प्राइमरी नहीं है, क्लास का स्पेसिफिक एक तरीकाकार है। एक बीटीएन क्लास लगाइए और एक बीटीएन प्राइमरी, ऐसा ही। जब ये किया तो देखते हैं कोई चेंज आया। क्या आया? बोलो। प्यारा सा स्टाइल हुआ बटन आ गया, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस शायद कम है, एग्जाम्स भी हो रहे थे, किसी के बता रहे थे जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हुआ था? न्याज नहीं, न्याज नहीं, क्या हुआ था? बटन प्राइमरी, क्या लगा है भाई? तो अब मेहनत किसने की है यहाँ पर? हमने या बूटस्ट्रैप? सीएसएस लिखी बूटस्ट्रैप ने, हमने क्या किया? सिर्फ उसकी क्लास को इस्तेमाल कर लिया। हाँ भाई, हमने क्या किया? इसकी सीएसएस कहाँ लिखी हुई होगी? बूटस्ट्रैप हमें कैसे मिल रही है वो वाली क्लास? सीडीएल लगाया हमने बोला भाई ये वाली सीएसएस उठानी है तेरे को, और इस सीएसएस के अंदर लिखा होगा बटन प्राइमरी की सीएसएस। सीडीएल क्या है बता दो, दोबारा बता देता हूँ। और इसको अभी आप देखो, सबसे पहले बटन प्राइमरी की क्लास इसके अंदर मौजूद है भी कि नहीं है भाई? होगी। यहां सर्च किया BTN डैश प्राइमरी, मिली? बोलो बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि इसकी CSS बनी बनाई है, आपने सिर्फ इसकी क्लासेस यूज करनी। क्या यूज करनी भाई? बोली नहीं, क्या यूज करनी? आप देखो ये अलग अलग किस्म के बटन इससे बनाए हुए, सबको ही ले लेते, सबको ही आड़े हाथों ले लेते, ठीक है? बोली नहीं रहा, आ गया? हाँ भाई, रंगीला आ गया, दुराजी गोलगंडा आ गया। CSS करी क्यों हमने? बहुत प्यारी बात। क्लाइंट आता है और आपको ये बोलता है I don't want any library, I want my custom CSS man, and for that I'll pay you $1,00,000. $1,00,000. He want a custom CSS. He has the design. He has his website's design created on Photoshop or something else. समझ गए? वो अपना कस्टम डिजाइन चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है नीले पीले कीले कलर वाला आ जाए। उसकी डिजाइन ही अलग है, उसका थीम ही अलग है। अब इसके बटन में क्या आ रहा है? बॉर्डर रेडियस आ रहा है। वो उसके बटन बॉर्डर रेडियस है नहीं, राउंड बटन है इसके। कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसका स्टैंडर्ड ये ना हो बूटस्ट्रैप का, आपको हर जगह कस्टम CSS लगानी पड़ी। उससे अच्छा आप अपनी CSS लगा के काम ना चलाओ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां क्लाइंट जो है ना आपसे ये रिक्वायर नहीं कर रहे होंगे कि आप बूटस्ट्रैप यूज करो। अक्सर औकात ये चीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि हमारी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल होगी या कस्टम इस्तेमाल होगी, या फिर और कोई लाइब्रेरी इसी तरह की। और भी लाइब्रेरीज है, मटेरियल UI है, टेलविंड CSS है, और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज है इस तरह की, ठीक है?
ये सबसे बेसिक लाइब्रेरी तो मैंने आपको बताया। तो ये वजह है बेसिकली, कस्टमाइजेशन जहां रिक्वायर होगी वहां पर हम लाइब्रेरीज पर डिपेंड नहीं हो सकते। बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहे। आपको मैं डायरेक्ट इसमें ले आता तो आपको कस्टम सीएसएस के बारे में इतना पता चलता कि बैक पर चल गया रहा है, नहीं चलता ना, इस वजह से। ठीक है, अब यूज भी होती है बेसिकली, ये सिर्फ मकसद नहीं कि नॉलेज हो, यूज भी होती है। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया बटन बने बनाए। ठीक है, इस तरह देखो अलग अलग ये और भी केसेस हैं, ये आउटलाइन वाले बटन्स भी हैं। होवर इफेक्ट देख लो, खुद ही हुआ भाई होवर इफेक्ट, कैसा दिया बोलो, अच्छा लगा? अच्छा और चीजों में आ जाओ, अलर्ट्स भाइयों, क्या है अलर्ट्स कहाँ यूज होते हैं? नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन किस सिनेरियो में? हाँ, कोई भी चीज यूजर को नोटिफाई करनी हो, मसलन आपने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो आपने ऊपर अलर्ट दिखाना है, हाँ भाई लॉगिन सक्सेसफुली, क्या दिखाना है? लॉग्ड इन सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला अलर्ट दिखाना है, ये मैंने पकड़ा ग्रीन वाला सक्सेस वाला, दिख रहा है? बोल ही नहीं रहे। इसका हमने कोड जस्ट कॉपी किया, लिखा, या लिखा क्या बोला? सक्सेसफुली लॉग्ड इन, पास्ट है ना, लॉग्ड इन हो चुका ना। ठीक है, और देखो कैसा दिया, ये सबसे टॉप पे आना चाहिए वैसे यूजुअली, ऐसा ही, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, वो उससे कंटेंट से बाहर आना, पेरेंट के अंदर ले आते हैं। सही, किधर निकल गया? हाँ सही आ रहा है, ऐसा है भाई, बोल ही नहीं रहे। एरर वाले अलग बने में यार, एक तो ये जो है, ओहो, एरर वाले रेड वाले अलग है, हर केस के अलग बने हुए। ये बात समझ में आ गई भाई? इससे आप डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स, बैच है, अलग अलग किस्म की सीएसएस की जो यूज होते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये देखो ये भी यूज होता है नोटिफिकेशन टाइप का, याद आ रहा है? जिसमें देखो फोल्ड लिखा हुआ है, 4 नोटिफिकेशन आए हैं, आवाज नहीं आ रही। ब्रेड क्रम्ब क्या है? ये भी आपने देखा होगा, देखा था भाई? अबे आवाज ही नहीं आ रही है। कार्ड, ये देखे बनाए हुए है ना, कितना दुख हो रहा है। सही है, मतलब नहीं पहले बताने की नहीं होती ना, आखिरी क्लास में बताने की होती है। ये देखो स्लाइडर आ गया तुम्हारा, कैसा दिया? पर ये वो वैसा नहीं है, उसके अंदर और भी आइटम्स जिक्र होते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज है, बनी बनाई चीज है सरकार, बनी बनाई। ये लो है, नहीं आधी बनेगी, सही में पूरी बन जाएगी। इमेज नहीं आ रही, बाकी सब तो आ रहा है। इमेज उसने लोकल दी हुई होगी ना शायद, या दी नहीं है इसके अंदर, नहीं दी, हाँ इसने डॉट डॉट दे दिए। सही, इमेज लगाएंगे, इमेज आ जाएगी। सही है भाई, बोल ही नहीं रहे। इमेज होगी ना हमारे पास कोई, तुम्हारी जलाऊं तो थोड़ी, देखो किस तरह मैंने कोड कर लिया। इमेज है कोई भाई? तो ऐसे थोड़ी लूंगा, क्यों लगाओ अपनी, है नजर मार दोगे तुम। कैसा दिया? हाँ हाँ, इतनी गंदी इमेज, वो क्या है भाई, एरो की तो इमेज क्या? अच्छा वो व्हाइट कलर है छुप रहा है, वही तो कह रहा हूँ, ये तो सिंगल वाली है ना, उसके लिए तो कुछ कस्टम करना पड़ेगा, या और कोई चीज उठानी पड़ेगी, और कोई बनी बनाई चीज होगी इस तरह की। किसी ने दिखाई भी थी मेरे को यूज करते हुए, इम्प्लीमेंट की थी ना अपने से किसी ने, क्या? आवाज ही नहीं है, बूटस्ट्रैप में है नहीं है ना वैसे। ठीक है भाई, तो इस तरह ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, ऐसा है? बोल ही नहीं रहा। मॉडल शॉडल पेजिनेशन क्या कुछ नहीं है इधर। स्पिनर लोडिंग के लिए दिखा रहा हूं, टोस्ट, आहा, हाँ हाँ, ये भी नोटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं। टूल टिप्स, ओहो टूल टिप्स किधर है वो? ये रहा, ये टूल टिप होता है। ये कहाँ होते हैं ज्यादातर? गिटहब में आपने देखे होंगे इस तरह के, किधर देखे होंगे? अभी दिखाता है मैं, इसमें नहीं है, कहीं और होंगे। अरे छोड़ो ना यार, बाद में दिखाऊंगा। मेनली जो मुझे आज दिखाना है आपको वो ये है,
ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, आपने बनाने हो तो इसके थ्रू आप क्लासेस यूज करके बना। प्रोग्रेस बार बनी बनाई देख लो भाई। अच्छा, मेनली हमें जो आना है ना वो उस पे आना है। किस पे आना है? लेआउट्स वगैरह पे। किस पे आना है भाई? ले आ ले आ एस को कंटेनर में आते हैं, कंटेनर में। हाँ हाँ हाँ। हमने हमने अब मैं आ रहा हूं थोड़ी सी नई किस्म की HTML फाइल पर। किस पर भाई? बोल ही नहीं रहे। नई किस्म की HTML फाइल पर, जिसके अंदर मैं अपनी CSS हटा रहा हूं। मैं अपनी CSS हटा रहा हूं। इसके अंदर मैं अपनी जितनी CSS है, क्लास वास सब हटा रहा हूं, और सिर्फ मैं जो है एक डिव बना के उसके अंदर एक आध बटन रख रहा हूं। चलो अभी हाँ, एक आध बटन रख रहा हूं, बाकी सारी चीजें हटा रहा हूं। ठीक है? बोल ही नहीं रहा। सिर्फ बूटस्ट्रैप है, इसका डिव है और बटन है। डिव है और बटन। ठीक है भाई? बोल ही नहीं रहा। ये कहाँ आ गया? हाँ, ये डार्क वाला बटन है। कौन सा भाई? और कुछ भी नहीं है। अब मैं काम करने जा रहा हूं बहुत प्यारा सा, बहुत। ये आपको दिख रहा है कंटेनर फ्लूइड की क्लास लगी हुई। कौन सी भाई? कंटेनर, बोली नहीं, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है? ये हम आते हैं, क्लास लगाई हमने कंटेनर फ्लूइड की। किसकी क्लास लगाई? किस पे लगाई? अपने मेन कंटेनर पे, अपने मेन डिव पर। किस पे लगाई? मेन डिव पर। कोई फर्क आया? साइड से मार्जिन आई है। क्यों मार्जिन आई है? आप इस डिव को देखो, ये डिव कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? यहां से। ये देखो ब्लू पट्टी जा दिख रही है, और ग्रीन पे थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है। ऐसा है, पैडिंग या मार्जिन दी हुई है। बोल ही नहीं रहे यार। तो बेसिकली कंटेनर फ्लूइड जो है वो स्टैंडर्ड कंटेनर है। क्या है भाई? यानी आपकी वेबसाइट एक स्टैंडर्ड कंटेनर के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए भाई? स्टैंडर्ड। दो तरह के कंटेनर्स थे उस वक्त, एक कंटेनर फ्लूइड था और एक और था है सिर्फ कंटेनर। हाँ, ये अगर मैं सिर्फ कंटेनर की क्लास लगाता हूं, किसकी क्लास लगा रहा हूं? कंटेनर शरीफ की। आप देखो क्या हुआ, बोल ही नहीं रहे, और मार्जिन वगैरह ऐड हो गई। ऐसा है? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं डिव बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? जिसको मैं अपनी क्लास दे रहा हूं। ठीक है? या भी इनलाइन CSS फॉर एग्जांपल दे देते हैं। क्या दे भाई? फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है? और फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर, बोलो बोलो, एक्वा कर दे। आ गया ना अपनी, समझ गया भाई? हाँ भाई, कहाँ है डिव? ये डिव है, क्यों नहीं अप्लाई हुआ? हाइड विद किसकी? इसके अंदर कोई आइटम लिख दूं फिर तो आ जाएगा। ठीक है? आ रहा है? अभी क्या हो रहा है भाई? अब आप देखो इस कंटेनर का खेल, इस कंटेनर का देखो, मैंने सिर्फ लगाई कंटेनर क्लास। क्या लगाई? अब जब मैं इसको रिसाइजिंग कर रहा हूं तो देखो किसी जगह पर ये फिक्स है, किसी जगह पर अभी इतना रिसाइज करने में ये फिक्स है, कम ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही किसी खास पोजीशन पे आ रहा हूं तो ये कम कर रहा है अपने विड्थ को। ये देखना, देखा? बोल ही नहीं रहे आप, या मजीद गौर करो, आपको गौर नहीं हो रहा लगता है। इसकी विड्थ कितनी है? 1116। दिख रहा है भाई डिव? ये लिखी हुई है विड्थ, ये नहीं, ये इसके नीचे जो बॉक्स आ रहा है 1116 into 24, ऐसा है। इसकी विड्थ कितनी है? 1116। अभी इसको मैं थोड़ा सा मजीद बढ़ा रहा हूं, इसकी विड्थ उतनी ही रहनी चाहिए, या कम कर रहा हूं, थोड़ा सा कम किया। कितना? इतना कर दिया। लेकिन जो डिव है उसकी विड्थ कितनी है? देखो, कम हुई है? नहीं हुई। इस डिव की विड्थ कम नहीं है, फिक्स है।
लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पर इसकी विड्थ भी कम हो रही है। क्या हो रही है? इसकी विड्थ भी कम हो रही है। कितनी हो गई? 936। अच्छा, इसके बाद मजीद मैं कम कर रहा हूं जब, तो भी कम, यानी विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे आके ये क्या कर देते हैं? खुद ही कम कर देते हैं, खुद ही। अब बताओ मुझे, कस्टम सीएसएस के अंदर जब हम काम करते, जब हम कस्टम सीएसएस के अंदर विद 100% में काम कर रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था ना मैं? अब देखो, इससे ब्रेक पॉइंट से खुद ही खेला हुआ इस क्लास में। जब मैंने कंटेनर लगाई दिया, अब मैं अगर पोकेमॉन वाली वेबसाइट को इसके अंदर बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी जैसे कि खिलता गुलाब, जैसे कि खिलता गुलाब। समझ में आ रही भाई? आप देखो जरा, लैपटॉप पे ऐसी, टैबलेट पे ऐसी, मोबाइल लार्ज पे, मोबाइल मीडियम पे, मोबाइल स्मॉल पे। यानी मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप की अभी सिर्फ मेन एक क्लास इस्तेमाल की, उसकी वजह से सारे मोबाइल व्यूज, जितने व्यूज हैं, सारे ब्रेक पॉइंट्स पे इसने चीता कर दिया। सारे ब्रेक पॉइंट्स पे, बोल ही नहीं रहे, चीता कर दिया। अच्छा, एक और सीन देखते हैं यहाँ पर कुछ। ये तो एक डिव है, ये तो एक डिव है। एक और डिव बनाते हैं, क्या होता है? वो कहां गया? लोनिम शरीफ। ये कौन सा कलर है? हाँ भाई, कौन सा फेवरेट था तेरा? पिंकी। ये ले, किधर गया? अच्छा, हाँ भाई, कैसा दिया? हर साइज के हिसाब से बेहतरीन है। ठीक है, ओके। एक तो ये गेम हो गया कि यार आप कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड क्लास इस्तेमाल करो। कंटेनर फ्लूइड जो है वो ज्यादा विड्थ ले रहा होगा, अब कंटेनर जो है थोड़ा कम विड्थ में काम कर रहा होगा। पोकेमॉन जैसी वेबसाइट ये कंटेनर में बनी हुई होगी समझो, जिसके अंदर लेफ्ट राइट में ज्यादा मार्जिन है। बात समझ आ रही? लेकिन उसमें तो कंटेनर से ज्यादा मार्जिन है। अभी तो कंटेनर में भी इतना मार्जिन नहीं है, जैसे ये कंटेनर साइज है तो इसके अंदर इतना लेफ्ट राइट पे इतना नहीं है जितना पोकेमॉन में। लेकिन एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पोकेमॉन टाइप की वेबसाइट किसमें बन सकती है? बोल ही नहीं यार, अबे बोलो यार, किसमें बन सकती है? किधर चला गया? तो कहीं और आ गया। कंटेनर में बन सकती है। किसमें बन सकती है भाई? एक तो ये सीन हो गया। एक और सीन बहुत अच्छा था इसके अंदर। वो सीन वो सीन मुझको अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ग्रिड्स कॉलम्स पे तो अभी हमें नहीं जाना, बहुत नींद आ रही है। एक इमेज का भी है इस तरह, रिस्पॉन्सिव इमेज। क्या भाई? लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। मैं चाह रहा था वो आपको चीज दिखाऊं, वो चीज आई गेस लेआउट में। रो कॉलम है तो यार, बट वो कहाँ है? वो जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जिसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। वो एग्जांपल किसी को याद पड़ी? वो कहाँ है कि जिसके अंदर अगर मैंने 5 डिव्स बनाए हैं, लैपटॉप पे वो लेटे हुए आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे खुद ही वो कॉलम में आ रहे हैं। याद है किसी को? ग्रेड में? वो सीन ग्रेड में होता है? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी हल्का हल्का यही याद पड़ा, लेकिन लेट्स ट्राई। किधर गया? नहीं नहीं यार सर वो एग्जाम्पल्स में हो गए, एग्जाम्पल्स के अंदर जी। एग्जाम्पल्स ब्लॉक से बना रहे हैं। कहाँ पर? पर सर मैं बात टॉप से बना रहे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी होंगी यार। CDN रे, अबे नहीं है तो वो है हेडर्स, हीरोज, साइड बार्स, मॉडल्स, लिस्ट ग्रुप्स, ड्रॉप डाउन्स, फूटर्स, कस्टम कंपोनेंट्स। यार एक सीन था बड़ा आला, एक सीन था बड़ा बड़ा आला। मुझे याद नहीं पड़ रहा वो। हाँ नहीं, नैप बार में क्यों होगा?
लेआउट के अंदर ही होना चाहिए, तो बारी बारी देखते हैं। ग्रिड्स हो गया, ग्रिड्स के अंदर ऑटो लेआउट कॉलम्स, ये तो नहीं। Here to apply to every device we import from add any number unless class changes this. शायद ऐसा लग रहा है ग्रिड के अंदर ही है। हाँ 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 हाँ, इसको एक मिनट इनकी रिस्पॉन्सिवनेस में चेक करते हैं। मिल गया वो शख्स जिसका मुझको इंतजार था, शायद इसी का इंतजार था, शायद इसी का इंतजार नहीं था। हाँ 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 हाँ, यही शख्स है वो, यही है, यही है। मिल गया, मिल गया, मिल कैसे? ओ भाई रुक जाए यार। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये CSS मैंने लिखी अभी, लेट्स सी, मतलब इसकी HTML वगैरह उठाई। ये आ रहे हैं कॉलम, कॉलम में वो क्यों नहीं आ रहे कलर वाले? चलो नहीं आ रहे इसकी वजह से। बैकग्राउंड कलर वाले कहाँ गया इसका? बैकग्राउंड कलर भी हमने, अच्छा इनको दिया हुआ था बेसिकली। इस डिफ के अंदर हमने बनाया ये, क्या बना है ये? 4 कॉलम्स। कौन है? 4 कॉलम्स। अबे यार ये क्या हरकत है, उधर तो सही चल रहा था। नीचे है? नहीं तो ये तो उठाया हमने, नीचे वाली है ये, देख लो है जी। हाँ सही बोल रहे। आ हा आ हा 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 हा, मजा आ गया ना? कैसा दिया? यूटीएन डॉट की अप्लाई नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ, अभी ये वाली अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक थी स्टैंडर्ड, कर लेना अपने हिसाब से। स्टैंडर्ड नहीं थी वो, क्या थी? सक्सेस। चलो भाइयों 4 डिव्स है। कितने डिव्स? कितने डिव्स? कितने डिव्स? कितने डिव्स? 4 नहीं करो आप, कोई 10 कर लो, 8 कर लिए। कितने कर लिए? कितने कर लिए? कितने कर लिए? कितने कर लिए? किस तरह आ रही है? किस तरह आ रहे हैं? बोल ही नहीं रहा। 2 रोज में आ रहे हैं। इसको किसने बताया 2 रोज में आ रहा है? आपके भाई ने। बताता हूं कैसे। लेकिन अभी आप ये सीन देखो, जब हम जा रहे हैं टैबलेट पर, किधर जा रहे हैं? इसने क्या किया? अभी भी रो में रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम गए मोबाइल लार्ज पर, क्या किया इसने? बोलो, क्या कर दिया? कॉलम में कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? खुद ही इसने रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से चीज को मैनेज करके, जैसे अभी हम वो एग्जांपल ले रहे थे पोकेमॉन की, कि यार ये सारे मेन्यूज जो है एक लाइन में मोबाइल में दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो खैर मेन्यू का काम था, तो इस वजह से हैमबर्गर वाला मेन्यू काम आया। लेकिन अभी आप यहाँ देखो, ये इस तरह से आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। किस तरह से दिख रहे हैं? इस तरह स्पेसिफिक स्टाइलिंग में। लेकिन यही जब मोबाइल व्यू में आएंगे तो आप इस तरह नहीं दिखेंगे। कैसे दिख रहे हैं? सिंगल सिंगल दिख रहा है एक लाइन में। बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहे। तो ये देखो, यही काम इस तरह का ही काम इसने यहाँ पर किया है कि जब हम टैबलेट में थे, लैपटॉप में थे, जब तक हमारा व्यू सही दिख सकता था इसने दिखवाया। लेकिन जैसे ही मोबाइल पर गए तो इसने सबको क्या कर दिया? बोलो,
अबे भाई बोलो क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। अच्छा ये काम इसने कैसे किया आप समझो, ये काम इसने कैसे किया अब समझो। ये होता है ग्रिड सिस्टम। क्या होता है भाई, ये बड़े काम की चीज है। क्या चीज है भाई, काम की चीज है जिसका नाम क्या है, ग्रिड है। क्या है भाई, ग्रिड है। क्या है, ग्रिड है, ग्रिड। ठीक है, हमने यहां पर पहले तो ये समझ लो तीन चार स्टैंडर्ड नाम्स, तीन चार स्टैंडर्ड नाम। ये एक्सेस से क्या मुराद है, ये देखो ये स्टैंडर्ड नाम, एक्सेस, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, एक्सएक्सएल। ये क्या है, एक्सएक्सएल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। यानी जो बड़ा 4K वाले रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप्स हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, जैसे ये कोई बड़ी स्क्रीन जो होती है बहुत बड़ी बड़ी, ये उसका स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल। बात समझ आ रही। एक्सेल का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा लार्ज, यानी जो हमारे लैपटॉप्स हैं नॉर्मली, ठीक है, या इससे बड़े ज्यादा सीन के लैपटॉप्स, तो वो 1200 पिक्सल। यानी बेसिकली ये क्लासेस हैं एक्सेल, एक्स एक्सेल, और इसके बैक पर स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं कि जब एक्सेल लिखा जाएगा तो इससे मुराद 1200 पिक्सल है, जब एलजी यानी लार्ज लिखा जाएगा इससे मुराद 992 पिक्सल है। बात समझ आ रही। जब एमडी लिखा जाएगा तो उससे क्या मुराद है, 768 है। और ये किसका वेद है, टैबलेट का है। किसका है भाई, टैबलेट का। ये एसएम किसका है, मोबाइल का है, लार्ज मोबाइल का, लार्ज का है नहीं, स्मॉल मोबाइल का। किसका है, लार्ज का, स्मॉल का नहीं। हमारा जो ये मोबाइल व्यू था 425, क्या भाई 425, 576 क्या भाई है, यानी वो टैबलेट से भी कम की साइज में आ रहा होगा। ये देखो टैबलेट पे, इसका मतलब जो है टैबलेट की मिनिमम विड्थ जो होगी वो इतनी होगी शायद। कितनी होगी, 576 या 540 इनके हिसाब से, बूटस्ट्रैप के हिसाब से। ठीक है, तो इससे देखो 576 के बाद अप्लाई कर दिया, सही है। बेसिकली इससे मुराद मोबाइल ही है यहाँ पर, एसएम से और एक्सएसएस से मुराद सबसे छोटा मोबाइल। सही है भाई, बोलिए। अब आप ये समझो, अब आप हेलो, अब आप क्या समझो, ये समझो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं ग्रिड के अंदर, कितने होते हैं भाई। यानी एक वेबसाइट के अंदर जो स्टैंडर्ड कॉलम्स है, कॉलम्स मुराद बक्से जो ग्रिड्स बना सकते हैं, वो कितनी है, 12। कितनी है भाई, बोलिए कितनी है, 12। सही है, कितनी है, 12। कितनी है, 12। ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज की तारीख में, जो आज से पहले आपने समझी नहीं होगी, वो आज भी समझ नहीं आई। क्योंकि रो और कॉलम ये आपस में एक दूसरे के कौन है, भाई और बहन नहीं हो सकते, क्योंकि रो इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या सीन हुआ है ये मुझको आज समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सीन ये ग्रिड के बारे में इतना मुझे आइडिया है और यूज भी किया कि इसके अंदर 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, और कॉलम, स्मॉल कॉलम 1 2 3 करके हम वैल्यूज देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज की क्लास में इसको डिस्कस ना किया जाए। अभी आप इतना समझ लो, देखो इससे हमने क्या काम किया, क्या किया भाई, इससे हमने रिस्पॉन्सिवनेस को अच्छा सा मेजर काम कर लिया। लेकिन मैं बेसिकली ये भी समझाना चाह रहा हूं कि ग्रिड सिस्टम चलता कैसे, ताकि इसके अंदर मजीद आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी हो तो आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, तो इसको हम रखते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा कि ग्रिड सिस्टम चल कैसे रहा है। 12 जो भी मैंने कहा वो बेसिकली इसके बेसिक कॉलम्स हैं, लेकिन उन 12 को इसने यहाँ पर कैसे मैनेज किया। जैसे यहाँ पर तो अभी 12 कॉलम्स नहीं आ पा रहे, 4 कॉलम्स आ पा रहे हैं, ऐसा ही भाई। अगर मैंने 8 डिफ भी लगाए तो वो एक रो में कितने कॉलम्स को ले रहा है, 4 डिफ्स को ले रहा है, 4 कॉलम्स को ले रहा है। तो क्या ऐसी चीज हुई यहाँ पर, क्या ऐसी सीएसएस लिखी गई जिसकी वजह से वो एक डिफ को क्या कर रहा है भाई, 4 कॉलम में कंसिडर कर रहा है। सही है, तो वो चीज हमें बेसिकली यहाँ समझनी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ग्रिड को डिटेल में समझते हैं।
कर सकते हैं, नहीं होगा अगर जब तक वो कोई और लाइब्रेरी रिकमेंड नहीं कर रहा तब तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा मसला पता है क्या, हमें जो क्लाइंट मिलते हैं ना यूजुअली वो खुद भी डेवलपर होते हैं, यानी आपको डायरेक्ट क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं, 99% आपको डायरेक्ट क्लाइंट यानी बाहर का गोरा जो है ना, जिसकी असल वेबसाइट है, जिसकी असल प्रोडक्ट है, वो आपको नहीं मिलता यूजुअली मिलता है आपको मिड पर्सन, जो बीच में अपना खाचा रख रहा होता है, आपसे काम करवा रहा होता है, समझ लो। यानी वो प्रोजेक्ट हो सकता है वो $30 पर आवर में उससे लिया हो, लेकिन आपसे $10 पर आवर में वो काम करवा रहा हो, बीच में $20 पर आवर खुद ही रख रहा हो, इतना डिफरेंस होता है, समझ में आ रही। तो वो बेसिकली खुद होते हैं डेवलपर, और वो उन्होंने सारी चीजें डिसाइड की हुई होती है, आपसे बस काम कराना होता है, यूजुअली ये होता है। यानी इनिशियली आपको यही चीजें मिलेंगी, जब आपका एक्सपीरियंस कोई 10-12 साल हो जाएगा ना, फिर आप इस लेवल पे आओगे चीजें समझने में कि यहाँ कौन सी बेहतर है, यहाँ कौन सी बेहतर है। 5-6 साल, 4-5 साल, 3 साल में भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज कहाँ बेहतर होती है, सही है। तो अक्सर अगर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, वो उन्होंने बताया हुआ होगा आपको कि भाई यहाँ पर बूटस्ट्रैप आपने लगानी है, यहाँ पर फलां आपने लाइब्रेरी लगानी है, सही है। ना बोले तो लगा लो, आपको लगानी है तो लगा लो, ठीक है। कोई अगर उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं तो फिर सही है भाई, बोल ही नहीं रहे। तो आज की क्लास का कंक्लूजन हमने क्या किया भाई, सबसे पहले वो रिवाइज किया था मीडिया क्यूरी, सेकंड न्यास का कॉन्सेप्ट सुना, थर्ड इवेंट्स जब आए इस्लामिक इवेंट्स उसका कॉन्सेप्ट सुना कि मकसद क्या भाई उसका, न्याज़े से मकसद नहीं बल्कि क्या मकसद है, असल उसकी सीरत से अपने आप को अमल वाला बंदा बनाना। और चौथा हमने सुना बूटस्ट्रैप, क्या सुना भाई, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, सीडीएन। अच्छा सीडीएन पूछा था, क्या है सीडीएन, स्टैंड्स फॉर क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बेसिकली इसका मकसद सिर्फ ये है सलीम भाई और बाकी लोगों कि भाई आपकी कोई सीएसएस किसी ने लाइब्रेरी बनाई है, अपनी सीएसएस और जीएस इसको कहीं इसने लाइव रख दिया वेबसाइट में अपलोड करके, अब वो वेबसाइट से बेसिकली मकसद ये इसकी सीएसएस जो हम बेसिकली एक्सटर्नल अपनी वेबसाइट के अंदर लिखते हैं, हम किसी और की सीएसएस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली अपनी सीएसएस को किसी यूआरएल पे अपलोड कर लेता है, हम उसको अपनी वेबसाइट में लिंक करवा लेते हैं, जैसे हमने बूटस्ट्रैप के केस में किया, सही है। तो बूटस्ट्रैप के केस में क्या किया, बूटस्ट्रैप की सीएसएस हमने इस्तेमाल की, तो ये बेसिकली सीडीएन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सीडीएन कहलाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कंटेंट जो आपका सीएसएस का कंटेंट था वो बूटस्ट्रैप ने डिस्ट्रीब्यूट किया किसी नेटवर्क पर और वो हमने यहाँ पर अपने पास अपने लोकल में चला लिया, तो ये बेसिकली सीडीएन है, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज के आपको सीडीएन मिल जाएंगे, तो आपको अपने पास पर्सनली इंस्टॉल करने की या उसकी सीएसएस यहाँ पर लिखी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका क्या आपने यूआरएल लिखा और उसको लिंक करवा दिया, दैट्स इट। हाँ इसका एक नुकसान है, क्या नुकसान है, नेट बंद हो गया तो अब आपकी ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि ये नेट से चल रही है ना, लेकिन सवाल ये कि नेट बंद हुआ तो आपकी वेबसाइट कौन चलाएगा, बात समझ आई। नेट अगर बंद हो गया आपका अपना पर्सनल नेट बंद हो गया तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ इस तरह से खोल के नहीं देख सकते, मतलब खोल के देख सकते हो लेकिन सीएसएस उसमें आपकी अप्लाई नहीं होगी जो आपने बूटस्ट्रैप से ली है। लेकिन अगर आपने डिप्लॉय की हुई है तो सारे डिप्लॉयड वेबसाइट तो चलेगी इंटरनेट पर, तो वहां अगर बूटस्ट्रैप मतलब इंटरनेट बंद है तो बूटस्ट्रैप का भी इंटरनेट बंद हो गया, आपका भी इंटरनेट बंद हो गया, तो आपकी वेबसाइट ही नहीं चलेगी। हाँ आप क्या बोल रहे थे इब्राहिम भाई, बूटस्ट्रैप का अगर सर्वर डाउन हो गया तो फिर नुकसान होगा, ये सीडीएन के नुकसान में से एक नुकसान है, लेकिन बूटस्ट्रैप का यूजुअली है नहीं, पूरी दुनिया यूज कर रही है। अब कोई थकी हुई लाइब्रेरी का आपने सीडीएन यूज कर लिया, वो थकी हुई है मेमन, उससे कोई 4 महीने की सब्सक्रिप्शन की हुई और 5वें महीने में एक्सपायर हो गई तो आपकी वेबसाइट पे बैठ जाएगी। हाँ तो फिर चीज भी आपने ऐसी सीडीएन उसी का इस्तेमाल करना है जो स्टेबल है एटलीस्ट, ये भी देखना है ना, है डाउनलोड भी कर सकते हैं वो भी तरीकेकार है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये सीएसएस लिखी हुई है ना भाई, ये सीएसएस पूरी लिखी हुई है ना, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं अपनी सीएसएस फाइल नहीं बना सकता, बोलो, और उसको मैं लिंक करवा दूं तो डाउनलोड हो गई एक तरह की, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान पता है क्या होगा, बिला वजह की इतनी बड़ी सीएसएस और बिला वजह की इतनी बड़ी जीएस आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है जो आपकी प्रोजेक्ट की साइज ले रही होगी, भाई आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अपलोड भी होगा ना, अभी तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है केबीज एमबीज का होगा, लेकिन आगे जाके बहुत, अगर आपने इस तरह सारी लाइब्रेरीज को अपने पास इंपोर्ट कर लिया और डाउनलोड करके रख दिया तो नुकसान क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, सही है ना। और फिर आपका जो अपलोडिंग टाइम होगा, डाउनलोडिंग टाइम होगा,
और जब यूजर आपकी बेसिकली आपकी वेबसाइट को यूज करने आएगा तो हर चीज डाउनलोड होने में बहुत बहुत टाइम लगा रही होगी, बरअक्स इसके कि वो किसी और नेटवर्क की डाउनलोडिंग इस्तेमाल कर रहा हो। बहुत सारे नुकसान और फायदे भी हैं। आगे बात करेंगे, लंबी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।